बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये देखिए, कुछ समझ आ रहा है? देखिए जो मायने में लगे। कल वाला पिक्चर है ये, जो पूरा वॉर पढ़ा आपने, उसको कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करना है पूरी तरीके से। कल पूरा का पूरा जो ड्रामा देखा हम लोग ने पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हो रहा है, उस पिक्चर को ये जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा है। सबसे नीचे सबसे बौना कौन है? सर्बिया दिख रहा है ना? इसी की वजह से तो सब कुछ हुआ था, है ना? तो सर्बिया, बोस्निया वगैरह जो भी कंट्रीज थी, उनकी वजह से ये आगे की जो भी चीजें हुई उत्पन्न। ठीक, तो हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अटैक करता हुआ यहाँ दिख रहा है, जो मित्र राष्ट्र और साथ साथ में हमारी सेंट्रल पावर या केंद्रीय शक्तियां थी, वो सब एक दूसरे के अपोज में यहाँ पे दिख रही है। तो एक कार्टून ड्रॉ किया है किसी ने उसी समय, वर्ल्ड वॉर के समय में। बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून था, जिसके अंदर दिखाया जा रहा है हर एक पावर दूसरी पावर को अटैक करने के लिए यहाँ पे लगी हुई है ना? तो इस कार्टून के अंदर एक और कार्टून यहाँ पर है, ये वाला। यहाँ पर समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है इसे? हाँ, टेरिटरी कैप्चर हो रही है। कौन सी टेरिटरी कैप्चर हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं? ये तीन लोग कौन कौन हैं? ये लिखा हुआ है बोस्निया, यहाँ लिखा है बुल्गारिया, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में टर्की, है ना? तो ये ऑटोमन के राजा दिख रहे हैं, है ना? ऑटोमन के राजा, जिनके कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र में पूरा ऑटोमन साम्राज्य था उस समय, और इनके साम्राज्य के क्षेत्र से जो शक्तियां खिंच के लोग खींच के ले जा रहे थे, है ना? ब्रेड की तरह तोड़ के ले जा रहे हैं, है ना? तो ये बोस्निया पहले तो छीना। बोस्निया किसने छीना था? ऑस्ट्रिया हंगरी। ये इसके बाद में बुल्गारिया, ये किसके हाथों में था? अगेन फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के हाथों में इसकी पावर भी तो थी। ठीक है, तो ये जो मेन जो टेरिटरीज थी, ये ऑटोमन के हाथों से छिन रही है, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ बांध के सिर्फ और सिर्फ खड़े देख रहे हैं, है ना? तो ये पिक्चराइजेशन है जिस तरीके से किया गया उस समय, और बाद में रशियन एम्पायर का किस तरीके से किसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है? बोस्निया के ऊपर, या फिर इसके ऊपर आता है कंट्रोल? अभी सर्बिया देखा था ना हम लोग ने, पीछे सबसे छोटा कंट्री था सर्बिया वाला, तो सर्बिया के ऊपर ही तो कंट्रोल आता है रशिया का सबसे पहले। तो रशिया कंट्रोल किस पे करता है? सर्बिया के ऊपर करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टोरीज हैं जो पिक्चराइजेशन के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई जा रही है। अभी बेसिकली जो आपका जो टॉपिक है, जहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, उसमें हम लोग इम्पैक्ट्स की बात कर रहे थे। हम लोग ने कुछ इम्पैक्ट देखे थे बहुत सारे, कि क्या क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं। लीग ऑफ नेशन के फॉर्मेशन तक के हम लोग ने इम्पैक्ट देख लिए थे, कि लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हो गया था। उत्तरदायी कौन था, ये भी देख लिया था। ठीक है, परिणाम की बात करी जाएगा, क्या क्या परिणाम हुए थे इस पूरे युद्ध के। ठीक है, अगेन फिर आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, इस तरीके से कई सारे लोग जो है इंसिडेंट्स के फॉर्म में इनको डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि आर्थिक परिणाम की अगर हम लोग बात करें, तो आर्थिक परिणाम नो डाउट विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, है ना? जिन भी कंट्रीज के पास में जितना भी मनी सेविंग थी, खासकर जर्मन तो बैंकरप्ट हो गया इसके बाद में, यह हालत हो चुकी थी। आर्थिक मंदी उसके यहाँ इतनी ज्यादा हावी थी कि जिसकी वजह से आगे चल के हिटलर का उदय वहां पे होता है ना? तो ये बेसिकली जो आर्थिकी थी सबसे ज्यादा बेकार देखने को मिली, तो वो जर्मन पावर्स की हुई। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ जर्मनी इससे इम्पैक्ट में आया था, जितनी भी पावर्स थी इस समय, लगभग जो भी वर्ल्ड वॉर के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या जो वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं थी, उन सारी कंट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर प्रथम का। भारत तो इन्वॉल्व भी नहीं था, है ना? उसको तो इनडायरेक्ट खींच के लाया गया था, फिर भी उसके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है आर्थिक रूप से। ठीक है, तो आर्थिक प्रभाव आप लिख सकते हो उसके बेसिस पे। राजनीतिक परिणाम क्या हुआ होगा? राजनीतिक परिणाम बेसिकली 4 राजतंत्र जो बड़े बड़े हुआ करते थे, उनको समाप्त करने की यहाँ पर बात है। जैसे रशिया, है ना?
रशिया का एक बहुत बड़ा राजतंत्र था। अगर हम लोग देखें, इसके बाद में रशियन एम्पायर का जो राजा था वो अपनी गद्दी छोड़ता और वहां पे लेनिन का राज्य आ जाता है। देखा हम लोग ने किस तरीके से रशियन एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया, है ना। जर्मनी के कैसर विलियम, यहाँ पे जर्मनी के कैसर विलियम, क्योंकि जर्मनी के किंग थे, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ कैसर तुरंत अपना देश छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, देश छोड़ के भाग जाते हैं। ये वही कैसर विलियम है जिनकी वजह से जर्मनी पूरे वॉर में इन्वॉल्व रहा लगातार, है ना। 4 साल हम लोग ने देखा किस तरीके से जर्मनी इन्वॉल्व रहा और लास्ट में जैसे ये वॉर हारते कैसर विलियम जर्मनी ही छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो सारा इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? जनता के ऊपर आया। राजा तो लड़ा, लड़ने के बाद में कहीं और चला गया, है ना। झेला किसने? जनता ने झेला। तो जर्मनी का भी एक बहुत बड़ा राजतंत्र समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स थे। आपने देखा ऑस्ट्रिया हंगरी किस तरीके से पूरी तरीके से बैकआउट कर जाती है, अपने हाथ वहीं पे खड़े कर लेती है और जर्मनी की पावर को हारने के बाद में ऑस्ट्रिया किसी भी काम का यहाँ नहीं बचा था। ऑस्ट्रिया को अपने हाथों से हंगरी को भी गंवाना पड़ता है, जो कि ऑस्ट्रो हंगरी पार्ट होता था, है ना। ऑस्ट्रिया अपने हाथों से नीचे के जो बाल्कन स्टेट्स हैं, वन ऑफ द बाल्कन स्टेट्स को भी गंवा देते हैं, ये भी देखने को मिला। तो ये ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स के हाथों से भी शक्तियां गई, राजतंत्र यहाँ भी समाप्त। और ऑटोमन साम्राज्य तो आपने देखा ही है कि ट्रीटी ऑफ सेवरेस ने पूरी तरीके से इस साम्राज्य को ही समाप्त कर दिया था, ठीक है। सेवरेस की संधि कल मैंने बताई थी आपको। तो ये बेसिकली ये 4 बड़े राजतंत्र समाप्त हो गए इस बड़े युद्ध के बाद में। तो राजनीतिक परिणाम के बेसिस पे इन 4 जो राजतंत्र हैं उनका पतन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे परिवर्तन विश्व मानचित्र में भी आए। साम्राज्यों के विघटन के साथ साथ कई नए राज्यों का भी उदय हुआ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है पोलैंड, ठीक। जर्मन से ही टूट के क्या बन गया था? पोलैंड बन गया था। जर्मन की पावर को जब डिक्लाइन करा जा रहा था तो जर्मन की बाउंड्रीज को बाउंड कर दिया गया कि जर्मन इससे ज्यादा किसी भी तरीके से अपनी पावर्स को एक्सपेंड नहीं करेगी। इतना तो किया ही गया, साथ ही साथ में इनके साथ में क्या किया गया था? इनके राज्यों के बंटवारे किए गए। उन बंटवारों में पहला राज्य का बंटवारा था, जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड करके इधर का पार्ट पोलैंड बना दिया, ठीक है, पोलैंड बना दिया। अब ये पोलैंड कारण बनेगा आगे चल के विश्व युद्ध सेकंड का, ठीक है। विश्व युद्ध सेकंड का कारण वन ऑफ द कंट्री पोलैंड बनेगा। अभी हम लोग ने देखा कारण सर्बिया या बोस्निया बने थे पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में क्या बनेगा? पोलैंड ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद में चेकोस्लोवाकिया है। चेकोस्लोवाकिया ये भी टूटा हुआ राज्य है जर्मन गणतंत्र से ही, जो बीच में पूरे जर्मन राज्य को विस्तार करता था और एक कहीं ना कहीं मीडियम टेरिटरी थी पूरी जर्मन राज्यों को जोड़ने की। इसको भी पूरी तरीके से विभाजित कर दिया गया। यूगोस्लाविया तो आप लोगों ने देखा बुल्गारिया से ये टूट के जो दक्षिणी भाग था वो पूरा का पूरा यूगोस्लाविया बन गया था, ठीक है। तो ये नए राष्ट्र बन गए विश्व युद्ध के बाद में। राजनीतिक परिवर्तन में इनका नाम देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रशिया, इन सबकी सीमाएं बदल गई। सीमाओं का मतलब जब एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री से टूट रही है, खत्म हो रही है, नई कंट्रीज बन रही हैं, तो उनकी क्या बाउंड्रीज नहीं बदलेंगी? बिल्कुल बाउंड्रीज बदलेंगी। अब वो अपनी बाउंड्री शेयर करेंगी, जर्मनी अपनी बाउंड्री शेयर करेगी पोलैंड के साथ में, जो कि पोलैंड उसका पहले से ही राज्य था, अब टूट के दूसरा राज्य बन गया। तो अभी अपनी बाउंड्रीज शेयर करेंगे इनके साथ में। पहले जर्मनी की बाउंड्री किसके साथ में शेयर होती थी? फ्रांस के साथ में शेयर होती थी, इटली के साथ में शेयर होती थी, होगी, लेकिन अब एक और चीज के साथ में होगी, वो है पोलैंड, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज भी बदल गई थी, इनकी बाउंड्रीज भी देखते हैं। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। बाल्टिक साम्राज्य समझते हैं आप लोग, बाल्कन कंट्रीज की जो बात की जाती है। बाल्कन कंट्रीज बेसिकली वही जो हम लोग बात करते हैं, जो रशिया का एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसमें यूएसएसआर को आगे चल के आप लोग देखेंगे, उस रशियन एम्पायर में से बाल्टिक जो भी नेशंस थे उनको भी अलग कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। रशिया का कंट्रोल जिन भी कंट्रीज पे था, रशियन टेरिटरीज के अलावा उन टेरिटरीज को रशिया से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये रशिया के साथ में भी ऐसी चीज हुई। एशिया और अफ्रीका उपनिवेश पर भी वहां के जो राज्य थे उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, जैसा इम्पैक्ट हम लोग भारत में देखते हैं। भारत में राजनीतिक प्रभाव वर्ल्ड वॉर प्रथम का बिल्कुल सीधे रूप से पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहली चीज तो आर्मी इन्वॉल्व हो रही है भारत की उसके अंदर जाके, ठीक है। और दूसरी चीज आर्थिक सहायता भी ब्रिटेन किससे लेता था? भारत के ही लोगों से लिया करता था। रिसोर्सेज सारी की सारी यहीं से तो जाती थी वर्ल्ड वॉर के लिए, जो भी ब्रिटेन यूज कर रहा था। तो यहाँ पे पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से भारत का भी उपयोग किया जाता है। तो ये आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन है। यहाँ पे फिलिस्तीन है, देखिए
बेसिकली ये जो आज का मुद्दा है बहुत बड़ा, इस समय में फिलिस्तीन को इंग्लैंड को दे दिया गया था, ठीक है। फिलिस्तीन इस समय इंग्लैंड को दे दिया गया था। ये कोई नेशन नहीं, कोई देश नहीं, इस तरीके का कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, बस एक टुकड़ा था यूरोप का। उस टुकड़े को उठाकर सीधा इंग्लैंड के हाथों में सौंप दिया गया था कि फिलिस्तीन को आप लोग संभालें, ठीक है। यहीं से उदय आगे चल के आप देखोगे, आगे जो हिटलर के जमाने में है, यहाँ जो यहूदियों का उदय देखने को मिलता है, वो पूरा का पूरा इसी साम्राज्य के बाद में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक राजनीतिक परिणाम अगर हम लोग देखें ये हुए। इसकी जो बाउंड्रीज देखिए जो मैं बता रहा हूँ चेंज हुई है, उन बाउंड्रीज में हम लोग देख रहे हैं ना, जर्मनी के पास में तो था ये, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया की जो हम लोग बात कर रहे थे इसी के पास में तो था, देखिए टूट के एक अलग नेशन बन गया। पोलैंड जो कि पहले जर्मनी के ही पास में था, वो भी टूट के पूरी तरीके से एक अलग नेशन बन गया, ठीक है। बुल्गारिया, इसके नीचे का जितना भी पार्ट था, ये देखिए इधर का जितना भी ये पार्ट है पूरा पूरा, ये क्या बन गया, यूगोस्लाविया। इसको बोला जाता है साउथ बुल्गारिया, ठीक है, इसको बोला जाता है। यहाँ पे अल्बेनिया एक कंट्री बन गया यहीं से टूट के, ठीक है। अल्बेनिया एक राष्ट्र बन गया। आज के समय में जितने भी राष्ट्र आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो इसी के बाद में उदय होना शुरू हुआ, क्योंकि सारे कंट्रीज एक दूसरे से टूट टूट के बन रहे थे। अब वो कंट्रीज वापस से उनको अपने नेशन में चाहते हैं कि हमारा पहले से ये राज्य था, अब क्यों अलग हो गया। जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर बार बार अटैक क्यों करता है, कारण क्या है, क्योंकि यूक्रेन उसका पार्ट था, यूक्रेन रशिया का पार्ट हुआ करता था और बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी था, लेकिन इस विश्व इतिहास ने सब पलट दिया था, है ना। तो रशिया बार बार यूक्रेन की डिमांड इसीलिए करता है, ठीक है। फिलिस्तीन वाले लोग बार बार इजराइल पे अटैक क्यों कर देते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन की बाउंड्री में इजराइल था, इजराइल के लोगों को शरण दी थी फिलिस्तीन के लोगों ने, अब उसने अपना एक अलग नेशन बना लिया। तो फिलिस्तीन के लोग बार बार कोशिश करते हैं इजराइल को कैप्चर कर लें, उसको किसी तरीके से अपनी बाउंड्री में मिला लें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सारे के सारे यहीं से उत्पन्न हुए कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। मैप को देख लो एक बार ध्यान से, कौन सी कंट्री कहाँ है, अगले वॉर में भी आपके इसी तरीके से काम आने वाले हैं, क्योंकि अब ये बाउंड्रीज पहले जैसी नहीं है जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी, ये बाउंड्रीज अब चेंज हो चुकी है। फ्रांस यहीं पे है, दिख रहा है हमको, यहाँ पे देखिए एक स्विट्जरलैंड एक कंट्री बीच में दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रिया देखिए कितना सा रह गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी तो बहुत बड़ा एम्पायर था अगर हम लोग पहले देखें, अब कितना सा रह गया, ठीक है। हंगरी एक अलग राज्य बन गया, ऑस्ट्रिया अलग हो गया, ठीक है। और बाद में पोलैंड देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, ठीक है। ये डेनमार्क देख लीजिए, डेनमार्क की भी बाउंड्रीज को थोड़ा बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से वो ऐसा दिख रहा है। बेल्जियम, बेल्जियम जर्मनी की बाउंड्री में ही तो आता था, जर्मनी का ही तो पार्ट था बेल्जियम, वर्ल्ड वॉर प्रथम में जब हम लोग ने देखा था। यहाँ बेल्जियम को अलग ही कर दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो बेल्जियम को भी अलग कर दिया गया। अभी हिटलर ये सब चीजें करेगा, जितनी भी चीजें अलग हुई हैं, तो हिटलर क्या करेगा, इन सबको वापस सेव करने की कोशिश करेगा कि जर्मनी इतना टूट गया, इतना बिखर गया, तो वो बिखरना नहीं चाहिए। वापस हिटलर आएगा, इन सबको एक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देख लीजिए सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिणाम बेसिकली यही देख लीजिए। सामाजिक परिणाम में सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन लॉस, है ना। ह्यूमन लॉसेस बहुत सारे हुए, 41 मिलियन लोग इंपैक्ट हुए थे इस पूरे वॉर से, कल मैंने बताया भी तो आपको, है ना। वो 41 मिलियन लोग तमाम इस पूरे वॉर में बर्बाद हो गए। बोला जाता है आर्मी की लगभग 50% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी इस पूरे वॉर के बाद में। उसके बाद जितनी भी आर्मी बनी है सब नहीं बनी, ठीक है। कुछ अलग और परिवर्तन आए थे, जैसे महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, कारखानों या फिर जितने भी ऑफिसेस थे उन जगहों पर जाके पुरुषों का स्थान लेना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके दो कारण है। एक तो कारण ये है, जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन उस समय हुआ करती थी, मेल पॉपुलेशन खास करके, वो सारे के सारे लोग वॉर्स में जाते थे, है ना। जब वो लोग वॉर्स में जाते थे तो घर कौन चलाएगा, घर चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होनी चाहिए, तो वो महिलाएं आगे बढ़ती थी। और महिलाएं कारखाने या फिर इन दफ्तरों में जा जाके ऑफिस में पुरुषों की जगह पर काम किया करते थे। यहीं से शुरू हुआ महिलाओं की भागीदारी किसी भी वर्क के अंदर डायरेक्टली, इस एक मजबूरी के थ्रू, है ना। तो ये मजबूरी थी वॉर के अंदर पुरुषों का जाना, तो महिलाएं घर चलाएंगी, तो घर चलाने के लिए वो कहाँ जाती थी, दफ्तरों में या फिर जो कारखाने होते थे उनके अंदर जाना होना शुरू हुए। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, विमेन एम्पावरमेंट बेसिकली यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट जो अब बार बार बात करते हैं, कहां से शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में अगर हम लोग देखें सर्कमस्टेंसेस, तो ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली यही है, उच्च वर्गों ने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। उच्च वर्ग कोई नहीं रह गए वर्ल्ड वॉर के बाद में, क्योंकि उच्च वर्ग ही थे जिम्मेदार पूरे के पूरे इन सारे वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, शुरू से देखते चले आए हैं। और यहाँ पे उच्च वर्ग की बात जो हो रही है वो बेसिकली क्लर्जी की बात हो रही है, नोबेलिटी की बात हो रही है, इन उच्च वर्गों के शासन को समाप्त करने की बात हो रही है ना। तो उच्च वर्ग की भूमिका भी लगभग खत्म। अब जो मध्यम वर्ग था, निम्न वर्ग था, या खास करके युवा वर्ग था, वो आगे आया और उसने लीड करना शुरू किया हर जगह पे। हिटलर भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा राजशाही घराने से होने वाला व्यक्ति था। आर्मी का सिंपल सा एक सोल्जर था, और वो सोल्जर कैसे करके धीरे धीरे तानाशाह बन गया, इसकी एक अलग स्टोरी है। तो एक निम्न वर्ग से आया हुआ व्यक्ति किस तरीके से एक राजा बन गया देश का, तो वो भी एक निम्न वर्ग की स्टोरी है। तो यहाँ से निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग का उदय होना शुरू हो गया। ये सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वर्साई की संधि बताई दी थी मैंने कल आपको, उसके प्रमुख बिंदु भी सारे के सारे देख ही लिए थे। ये भी न्यूले की संधि भी बता दी थी, सेवरेज की संधि भी बता दी थी, ये भी कल हो गया। न्यूले की संधि में क्या हुआ था? न्यूले की संधि में क्या हुआ था? कल बताया था ना, न्यूले की संधि में क्या हुआ था? बताओ, रिवाइज नहीं करते उसका? तो देख के बता रहे हो, देख के बता रहे हो, घर पे जाके कुछ नहीं पढ़ते हो हैं? मतलब इसको पढ़ने में जितना मैं 1.5 घंटे में पढ़ाता हूँ, शायद मेरे ख्याल से 15 मिनट, और 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2-4 संधियां याद करनी पड़ेंगी सिर्फ और सिर्फ, और घर पे जाके तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हो, मतलब किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते हो। फिर इंटरेस्ट है किसमें तुम लोग को? अरे ये तो सब अब बता रहे हो, चलो देख के बता रहे हो, ये भी बता रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे, चलो तुम पढ़ के आ जाते हो, तुम्हारी बात छोड़ देते हो, और सब है? कोई नहीं पढ़ता है। बहुत बहुत पछताओगे सबके सब, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत आगे चलते। अभी जो क्लासेस मिल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, और ऐसे क्लासेस अभ्युदय के अंदर चल रहे हैं, इतने डिटेल्स के अंदर चल रहे हैं, नहीं मिलेंगे प्राइवेट कोचिंग सेंटर में भी नहीं मिलेंगे। मैं खुद पढ़ाता हूँ, इतना नहीं पढ़ाता हूँ, कभी नहीं पढ़ाता हूँ इतना, लिमिटेड चीजें पढ़ा देता हूँ, संधि बता दी, ये हुआ, खत्म। इतना नहीं पढ़ाता हूँ। वर्ड हिस्ट्री 7 क्लास में खत्म कर देता हूँ, 7 क्लासेस। और यहाँ अगर मैं कुछ डिटेल्स में चीजें जा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, या कुछ भी बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का तो कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा इस हिसाब से तुम्हें। यहाँ हम लोग दिन रात चिल्लाते चिल्लाते भी चले जाए, सारी चीजें करें, उसके बाद रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या? अगले साल तुम ही लोग जिम्मेदार हो गए अभ्युदय बंद कराने में, सीधा सीधा, क्योंकि सीधा डिमांड हो गई है वो बहुत क्लियर तौर पे रिजल्ट, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो अभ्युदय बंद। और आप लोग सोचो हमें क्या लेना देना, हमारा तो हो ही गया, सेशन खत्म हो गया, लेकिन आप आने वाली जनरेशन के लिए गड्ढा खोद रहे हो सबके सब, क्योंकि ऐसे आपसे भी बहुत ज्यादा निम्न वर्ग के लोग हैं समाज में जिनको इसकी खास जरूरत है, उनके लिए भी आप गड्ढा खोद के खत्म कर रहे हो पूरा। पूरनपुर में तो लगभग गया, यहाँ पे भी चला जाएगा, ये हालत अगर बनी रहेंगी। अभी आ जाए कोई ऑफिसर आ जाए किसी भी तरीके से, जो कि उम्मीद है, अगर आ जाए आके सीधे पूछ ले क्या पढ़ रहे हो, और पूछ लिया जाए बताओ इसके बारे में, तुम लोग तो खड़ी बेइज्जती मेरी करा दोगे। क्या सुनते क्या हो क्लास में, कहाँ रहते हो तुम लोग? सिर्फ और सिर्फ फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हो, मेंटली कहीं और हो क्या? कब समझदार बनोगे? अब तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। सोचो इस चीजों को कम से कम एटलीस्ट। अगर ये चीजें आप लोग 15 मिनट निकाल के रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार एक चीज बोल रहा हूँ आप लोग से, कि सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अगर क्लासेस चल रहे हैं आपके, उनके लिए आधा घंटा मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम आधा घंटा। वो लाइब्रेरी में बैठ के भी निकाल सकते हो कि चलो आज जितना पढ़ा है आधे घंटे में रिवाइज करके चलते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज्यादा तो लगना ही नहीं है। लेकिन क्लास भी पूरा नहीं हो पाता, तुम लोग की पीछे से आवाजें आने लगती हैं, थैंक यू सर, ये सर, वो सर, खत्म क्लास। उसके बाद मेरा खुद नहीं मन करता मैं पढ़ाऊं तुम लोग को, वरना मन करता है कि चलो आधा घंटा 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, कुछ एक्स्ट्रा दे दूं, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही नहीं कर रहा तुम लोग।
किसका लॉस है इससे? मेरा तो फ्यूचर चल ही रहा है, ऐसे चलता रहेगा। फ्यूचर तुम लोग को बनाना ना अपना। मैं यहाँ नहीं कहीं और पढ़ाऊंगा जाके, कहीं और नहीं, फिर तो अपना इंस्टीट्यूट है वहीं पे हूँ। इससे इम्पैक्ट तो आप लोग पे पड़ रहा है, रिजल्ट तो आप लोग को देना है। और ये बिल्कुल सोच के मत बैठना कि 2025 में देना है तो अभी तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। 3 साल लग जाते हैं IAS क्वालिफाई करने में, 3 साल। कड़वी सच्चाई है ये। नॉर्मल किसी भी बंदे को 3 साल लगता है IAS की तैयारी करने में। 1 या 1.5 साल में वही बंदा क्वालिफाई करता है IAS के एग्जाम, जो देखने में ही पता चल जाता है कि अरे ये बहुत मेहनती बच्चा है, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता ही होगा, देख के पता चल जाता है। उसके बाद में भी तुम लोग खुद को जज करो, एटलीस्ट कम से कम क्या करना। या तो इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्री योजना मिल रही है, चलो बैठते हैं चल के। अगर यही है लॉजिक तो कोई बात नहीं है, फिर मुझे भी बता दो, मैं भी फिर उसी हिसाब से पढ़ाऊँ। मैं भी सिर्फ और सिर्फ 4-5 पॉइंट उठा के ले आया करूंगा, उसके ऊपर चर्चा करा करेंगे, आधे घंटे हंसी मजाक करा करेंगे, चलो खत्म क्लास, मेरे 1.5 घंटे पूरे हो रहे। अगर ऐसे करना तो बता दो, फिर मैं प्रॉपर वो परीक्षा वाली घटना चक्र नहीं होता ल्यूसेंट वाला, वो भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पढ़ा दूंगा, वही पढ़ा दिया जाए फिर, अगर इंटरेस्टिंग नहीं ले रहा। मतलब एक कल का फैक्ट अगर बहुत ताजा है, जो बहुत पॉपुलर फैक्ट है, अगर मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ, आपको वो नहीं पता हो रहा है। अभी पीछे जाके मैं पूछ लूं अगर कुछ भी कि कोई सी कंट्री को किसके कंट्रोल में दे दिया गया, अभी बताया राजनीतिक परिणाम, आप लोग वो भूल चुके हो। किस चीज की कमी हो रही है? फोकस नहीं है ना यहाँ पे, शायद उस चीज की कमी हो रही है। फिर फोकस है कहाँ? पढ़ने ही तो आए हो, यहाँ सिलेक्शन लेने ही तो आए हो, सिर्फ बैठने तो आए नहीं। चलो बैठेंगे 3 घंटे क्लास, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, जाओ एडमिशन कराया है जाकर पढ़ लो। तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, घर वालों के कहने से कभी कोई अधिकारी बना नहीं आज तक। जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, कभी बन नहीं पाओगे। घर वाले 4 दिन प्रेशर कर लेंगे, 8 दिन प्रेशर कर लेंगे, उसके बाद भेज देंगे दिल्ली, लखनऊ, जिनके पास पैसा होगा, जाओ तैयारी करो। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन ही नहीं है, टाइम कट रहा है, 2-3 साल बाद यही होगा, फिर बिना कुछ रिजल्ट लिए वापस घर। फिर ढूंढ रहोगे क्या करना है। लड़कियां सब शादी करके बैठ जाना, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़के सारे अपने पापा जो भी हैं उनके बिजनेस को संभाल लेना, हो जाएगा काम। यही फ्यूचर सोच रखा होगा तुम लोगों ने, प्लान भी तो सबके पास है ही अच्छा वाला, ऐसी जिंदगी को काटने वाला। कब होगे सीरियस? अजीब माहौल बना देते हो तुम लोग। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एटलीस्ट कुछ तो रिवाइज करके आओ एटलीस्ट क्लास में। ऐसे क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे आगे का पढ़ के आते हैं, आगे का पढ़ के आते हैं, उन्हें पता है कल मैं क्या पढ़ाऊंगा। मैं अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड पढ़ाऊंगा तो पढ़ के आ गए पहले से, फिर उनके साथ डिस्कशन करने में मजा आता है। तुम लोग को 1.5 घंटा सिर्फ चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, उसके बीच में 4-5 अगर बीच में क्वेश्चन पूछ लो तो आंसर नहीं पता होते। 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है सर्वर से। पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो फैक्ट ला के बम पर पढ़ा दिए जाए तुम लोग को। 1 वे कम्युनिकेशन उसे कहते हैं। IAS सिविल सर्विसेज की तैयारी तो ऐसे नहीं होती, वहां तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आपको भी बोलना है, हमें भी बोलना है, दोनों लोग बात करते हैं क्लास में, उसको बोलते हैं। जब डिस्कशन होता है तब आप भी खुलते हो, टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। लेकिन मजा कैसे है? फैक्ट ही नहीं याद है तुम लोग को, 1-2 फैक्ट याद नहीं है। कल के क्लास में बहुत सारे फैक्ट थे, बहुत सारे मान लिया मैंने, उसमें से 1-2 फैक्ट भी याद नहीं है। न्यूली तो इतनी पॉपुलर, कली की संधि बिल्कुल लास्ट में बताई थी, एकदम हाईलाइट करके बताई थी, फिर भी नहीं। मन हट जाता है ऐसे पढ़ाते हुए। और ये बात बहुत दिन से बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ आप लोग को कि चलो आप लोग को ना बुरा लगे, एटलीस्ट पढ़ाई जो भी कर रहा हूँ मोटिवेशन डाउन ना हो जाए। लेकिन कब तक? आप लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो घर जाके क्या करते हो? इतनी दूर दूर से आप लोग आते हो, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, इतनी ठंड में सुबह उठ के चले आते हो यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या रिजल्ट है उस चीज का? 0। कुछ नहीं हो पाएगा आगे फ्यूचर में, कुछ भी नहीं।
इतनी कंसिस्टेंसी से आगे क्लास करते हो, बैठते हो, आगे 3 घंटे यहाँ पे अपने बर्बाद कर रहे हो। अगर आप लोग ये चीजें नहीं कर पा रहे हो, 3 घंटे बर्बाद। और अभी आप सोच रहे हो आरओ देने का, पीसीएस देने का, कैसे? वो बेसिक चीजों पे अभी कमांड नहीं है तो कैसे चलेगा काम? पढ़ के आओ थोड़ा सा एटलीस्ट। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी क्लास में बैठो, किसी भी टीचर से बात ये होती है, किसी भी टीचर से बात होती है, इकोनॉमी वाले सर से लेकर मैम से लेकर ज्योग्राफी वाले, या पॉलिटी में अभिषेक सर से लेकर, सबसे बात ये होती है। तो यही रिस्पॉन्स मिलता है हर टीचर से कि बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स ही नहीं करते। क्योंकि हम सब लोग कहीं ऐसी संस्थाओं में पढ़ा रखे हैं जहाँ बच्चों से कम्युनिकेशन होता है, बातें होती हैं, और यहाँ पता चलता है बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं करते। और बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे। सीधा कारण यही है। पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? तो फिर चलता रहेगा, सिलेबस खत्म होता रहेगा, चलती रहेंगी चीजें सारी की सारी। आपको पता है कितनी क्रूशियल चीजें आप लोग मिस कर रहे हो, कितनी क्रूशियल चीजें। ये शायद इन फ्यूचर आपको कभी भी ऐसे प्रॉपर गाइडेंस के फॉर्म में क्लासेस नहीं मिलेंगे। किसी भी बड़ी संस्था में प्राइवेट चले जाना, दृष्टि जैसी संस्थाओं में घूम घाम के आ चुके हैं, सब देख चुके। और यहाँ खड़े होकर अगर कोई बात बोल रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। आपको नहीं मिलते हैं ऐसे प्रॉपर क्लासेस कहीं, यहाँ मिल रहे हैं। अगर नहीं, मान लो सब नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो तो ले लो कम से कम। उन्हीं को सही से ग्रैब कर लो, अपने पास में रख लो, उन्हीं को निचोड़ निकाल के अपने बुद्धि में भर लो। एटलीस्ट कम से कम कुछ भी कर लो, कम से कम कोई चीज तो यहाँ लेके जाओ कि अभ्युदय खत्म हो गया, सेशन खत्म, और हमारे पास क्या? नथिंग। हमें आता क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा, ऐसे कैसे कामयाबी मिलेगी? सोचो इन सब के बारे में। कौन करेगा ये सब चीजें? आप ही लोग को तो करना। पेरेंट्स एक उम्मीद लेके घर पे बैठे हुए हैं कि बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है, वहां पे 1.5 घंटा 3 घंटा जा जाते, कितनी मेहनत कर रहा है, उसका लाड प्यार उठा रहे हो आप लोग। घर से काम नहीं करवाए जा रहे हैं, आपको बाहर भेजा नहीं जा रहा है, आपको जबरदस्ती कि नहीं आईएएस की तैयारी कर रहा है लड़का हमारा, लड़की हमारी, उससे मत करवाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों गलत फायदा उठा रहा है अपने पेरेंट्स के इमोशन से? वो तो इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा तो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है अच्छे से। यही गार्जियन से अगर आ जाए एक बार पूछने कि बच्चा क्या पढ़ रहा है सर, और बोल दिया हमने उसको नहीं है, तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाता क्लास में। समझ रहे हो तो क्या बीतेगी? हर चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर वो, और आप लोग उस चीज को ध्यान ही नहीं दे रहे। मुझे नहीं लग रहा कोई भी क्लास में इस लेवल की पढ़ाई कर रहा है कि आप लोग को सोचा जा सके कि आपको एग्जाम निकालो। कोई भी नहीं। पता नहीं कौन सी दुनियादारी में मन लगाए बैठे। कर लेना भाई, सब बन जाओ अधिकारी पहले। 1-2 साल की बात है, मेहनत कर लो, फोकस यहाँ बना लो पहले, कर लेना बाद में जो करना। अधिकारी बन जाओ, सब चीजें पॉसिबल है उसके बाद। एटलीस्ट 1-2 साल तो अपने साथ ईमानदार रह लो। आपको सबको खुद पता है कि हम अपने ही लिए ईमानदार नहीं, दूसरे वाला एक्सपेक्ट आपसे कर रहा तो गलत कर रहा है, ये बात आपको खुद पता है। अपना एवोल्यूशन तो करो एटलीस्ट, कम से कम एवेल्यूएट करो बैठ के खुद को। कभी खुद के साथ बैठो, एटलीस्ट आधा घंटा दो खुद को, अपना एवेल्यूशन करो कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं लाइफ में। ऐसे ही चलेगी क्या जिंदगी पूरी की पूरी? नहीं चलती है ऐसे। और जितने लोग अभी साथ में दिख रहे हैं ना, सब अपनी अपनी लाइफ में इधर उधर मस्त बिजी होंगे। कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई साथ में नहीं रहता। लास्ट में अकेले आप ही होते हो। वही जिंदगी को अकेले काटना पड़ता है। ऐसे काटो, ऐसे तो कभी नहीं कटेगी। ध्यान रखो थोड़ा सा। डांट नहीं रहा हूँ किसी को जो मुंह लटका के सब बैठे हुए, समझा रहा हूँ कुछ चीजें आप लोग को जो शायद आपको सही समय में समझ आ जानी चाहिए। और इस समय में समझ नहीं आई तो फिर वो कभी समझ नहीं आएगी। हमेशा अपॉर्चुनिटी जो है एक ही बार नॉक करती है आगे, और उसको अगर आपने ग्रैब कर लिया तो बन गए। बार बार आगे वो नहीं नॉक करेगी कि चलो भाई उठो उठो, तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, आओ ऑफिसर बनो आके। कोई उठाने नहीं आ रहा, खुद ही करना है सब कुछ। और उसके बहुत छोटे छोटे सी सीढ़ियां हैं, बहुत छोटी छोटी, और उनका यही है कि जो क्लासेस चल रहे हैं एटलीस्ट उसको रिवाइज करते रहो। जितने क्लासेस क्लास में जो भी हो रहा है आप लोग अगर उसको रट ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो, अगर आपको याद हो जा रहा है तब तो कोई बात है ना आगे क्लासेस की, तब आप आगे मूव करो किसी भी चीज को लेकर।
अगर नए नए सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हो, नई चीजें लेके बैठ रहे हो, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको याद नहीं हो पा रहा है, आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि 12वीं क्लास की आप मेडिवल हिस्ट्री की किताब को रट के फेंक दोगे? कैसे उम्मीद करो? या एंशिएंट हिस्ट्री को रट के फेंक दोगे? उम्मीद भी कैसे कर रहे हो आप? जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो जब आपको याद नहीं हो रहा है। फोकस करो इन सब चीजों पे, ध्यान दो। कौन करेगा ये सब चीजें? कोई और आके तो करेगा नहीं। आज हम हैं, कल नहीं है। कोई भी बंदा आएगा 1.5 घंटे में आके अपना क्लास लेके चला जाता है, उसे नहीं फर्क होता क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। और सच बता रहा हूं, बहुत कड़वा ट्रुथ बता रहा हूं, सारे लोग यहाँ पर सिर्फ इसी नजर से देखते हैं, सरकारी बच्चे हैं। सिर्फ इतना कहना सिर्फ इतना कहना काफी है आपके लिए। जब वो लोग इस नजर से देखते हैं ना, सरकारी बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाना है, कैसे देखना है, क्या करना है, और ये नजरिया समझ सकते हैं आप लोग। क्योंकि एक लेवल चला आ रहा है, सरकारी बच्चे क्या ही निकालेंगे एग्जाम, इनसे क्या ही एग्जाम हो पाएगा। और एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आप लोग के ऊपर पहले लगा देना, किसी इंट्रेंस के बैठे हैं सब लोग यहाँ, तो काबिलियत कैसे जज करें ये बच्चे काबिल है नहीं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के ऊपर है, लेकिन आप लोग को तो लगता है ऐसे ही होता होगा। आप लोग कभी खुद को प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। विभाग में 5-6 नाम अगर ऐसे पूछ लिए जाए, क्लास में सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे कौन हैं, किस तरीके के बच्चे हैं, क्या है, हमें नहीं पता, क्योंकि रिस्पांस कोई देता ही नहीं है क्लास में। किसका नाम लेंगे हम वहां पे, किसके बारे में बोलेंगे, कौन है ये बच्चे? इसके लिए अपने लिए तो बुरा करना, कोई क्यों आएगा आपके लिए कुछ करने? सब तो ये बोल देंगे फ्री की योजना है, जो मिल रहा है ले लो, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। आप लोग को तो पता है क्या मिल रहा है, आप लोग को जहां जो अच्छा मिल रहा है वो तो एटलीस्ट ले लो सारी चीजें। फिलहाल चलो समझ आ जाए आप लोग को आज के बाद, ये बात तो अच्छी है, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे चलता ही है। रिवाइज कर लिया करो एटलीस्ट जाके घर पे, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो रिवाइज कर लिया करो। अगर उन चीजों को भी रिवाइज कर लोगे तब भी आपके लिए कम से कम इतना आपके अंदर मोटिवेशन तो आ जाएगा कि मैंने क्लास में जो पढ़ा ना उतना तो मुझे आता ही है ना। कम से कम उतना कर लिया करो जाके आप ही लोग के लिए। भारत के लिए देख लेते क्या रोल था भारत का विश्व युद्ध के अंदर। जैसा आप लोग को पता है, ब्रिटेन एक औपनिवेशिक शक्ति है जो भारत को कंट्रोल में लिए हुए है अपने, और इस समय भारत पूर्ण रूप से मना कर देता है कि वो किसी भी तरीके के कोई युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। तो भारत जब पूरी तरीके से मना कर देता है किसी युद्ध में शामिल नहीं होना, तो ब्रिटेन क्योंकि उसको कंट्रोल में ले रहा था, उसको वहां से रिसोर्सेज भी चाहिए थे, बहुत सारे संसाधन भी चाहिए थे, उसको वहां से आर्मी ह्यूमन पावर्स भी चाहिए थी, और उसको वहां से हथियार भी चाहिए थे। इस वजह से भारत को इस युद्ध के अंदर इनडायरेक्टली उदाया जाता है ब्रिटेन के द्वारा, और वो एक ब्रिटेन का सहयोगी बनकर इस युद्ध के अंदर आकर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पूरा का पूरा युद्ध है, इस युद्ध के अंदर भारत का पार्टिसिपेशन बहुत ही इनडायरेक्ट है ना। तो भारत का पार्टिसिपेशन इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर माना जाए किस तरीके से है, तो ब्रिटेन इसको लेके आ रहा है युद्ध के अंदर अपनी आर्मी पावर को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ में बहुत सारे रिसोर्सेज जो यहाँ से मिल जाएंगे। जब ये चीज होती है तो इस समय में यहाँ पर जो भारत है उसका जो रोल है बेसिकली, या इंडिया का जो भी रोल देखने को मिलता है, वो इस युद्ध के अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक होने का मतलब बेसिकली यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं नकारात्मकता की, वो ये बात है कि अगर भारत इस विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करता तो कौन सी कंट्रीज की तरफ होता, ठीक है, और अगर भारत इंडिपेंडेंट होता तो क्या वो युद्ध में पार्टिसिपेट करता भी या नहीं करता? नहीं करता। तो नकारात्मक भारत का रवैया यहीं से बन जाता है। हालांकि ये बात सबको पता है कि ब्रिटेन उसको जबरदस्ती ड्रैग करके युद्ध के अंदर लेकर आया, लेकिन उसके बाद में भी भारत की एक निगेटिव इमेज सेट हो जाती है उन तमाम कंट्रीज के लिए जो कंट्रीज ब्रिटेन के अपोज में थी।
कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी थी जो ब्रिटेन के अपोज में थी, जिनको हम लोग एलीड पावर्स कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंट्रल पावर्स कहते हैं। सेंट्रल पावर्स। तो वो सेंट्रल पावर्स कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया को एक तरीके से ले सकते हैं, थोड़ा है ना, ऑटोमन एम्पायर को ले सकते हो। तो ये कंट्रीज आगे चलकर क्या भारत का सहयोग करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आगे चलकर भारत को सहयोग नहीं करने का एक मकसद, और आज के समय में भी आप देख लीजिए, ऑस्ट्रिया हंगरी से लेकर अगर ऑटोमन टर्की तक की हम लोग बात करें तो कोई भी कंट्री भारत की एक अच्छी दोस्त नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के अंदर हमने ये देखा है कि ब्रिटेन ने भारत को जबरदस्ती ड्रैग करा और भारत को एक ऐसी जगह पर डाल दिया लाकर जबरदस्ती, जिसकी वजह से भारत की इमेज नकारात्मक बन गई और कंट्रीज की नजरों में, है ना। क्योंकि दूसरी कंट्रीज, जर्मन तो भाई इसी तरीके से देखेगी ना कि भारत तो ब्रिटेन की तरफ खड़ा हुआ है, भारत किसका सहयोग कर रहा है? ब्रिटेन के लोगों का सहयोग कर रहा है, तो जर्मन वाले तो ऑटोमेटिकली भारत के अगेंस्ट ही हो जाएंगे, है ना। तो ये चीजें होना शुरू हो गई थी, जिसको बाद में थोड़ा बहुत अगर समझा तो हिटलर ने समझा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब उसने भारत को सहयोग देने के लिए बोला था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बात क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए जर्मनी का हमारी तरफ आज भी जो रुख है वो इतना पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता। तो इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत सारे इंपैक्ट हुए इसकी वजह से, इस वर्ल्ड वॉर की वजह से। भारत ने इस विश्व युद्ध के लिए भारत का महत्व कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन अगर इस वॉर में लीड कर रहा था तो भारत की रिसोर्सेज की वजह से ही कर रहा था। भारत ब्रिटेन के काम आया रिसोर्सेज और आर्मी पावर के फॉर्म में, इसलिए भारत का यहाँ पर योगदान डायरेक्टली फॉर्म में अगर बोले तो ब्रिटेन के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कंट्री के साथ में अगर उसके नकारात्मक बिहेवियर सेट हो रहे हैं तो कुछ कंट्रीज के साथ में पॉजिटिव बिहेवियर भी तो सेट हो रहे होंगे। अमेरिका के साथ दोस्ती हो जाएगी, अमेरिका एक अच्छा नेशन बन जाएगा, उसका मित्र राष्ट्र बन सकता है। और रशिया भी एक अच्छी तरीके से उसके साथ में अलाय बनने की कोशिश करेगा। इटली के साथ में रिलेशन सुधर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंट्रीज, जो कंट्रीज कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्रों का पार्ट थी, वो कंट्रीज भारत के सहयोग में आने लगी आगे चल, ठीक है। और ऐसी ही कंट्रीज के द्वारा भारत की आजादी को लेकर ब्रिटेन पे आगे चल के दबाव भी बनाया गया। एटलांटिक ट्रीटी हुई थी एक साइड, ठीक है। एटलांटिक ट्रीटी के अंदर यूएसए, रशिया, ऐसी कंट्रीज ने दबाव बनाया था ब्रिटेन के ऊपर, और उसके अंदर बोला था कि जितनी भी कंट्रीज आपने कैप्चर की हैं उन सारी औपनिवेशिक कंट्रीज में भारत सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है, आप उसको तुरंत के तुरंत फ्री करें। तब माउंटबेटन पगलाए और भारत के अंदर आए और उन्होंने फिर संधि करवाई और फिर योजनाएं दी, तब जाकर भारत को आजाद किया गया। उससे पहले तो डोमिनियन ही चल रहा था कि हम भाई डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते। तो भारत का महत्व बहुत है, भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस में यहाँ से बदलाव देखने को मिलता है। और प्रथम विश्व युद्ध में भारत में क्या परिवर्तन हुए, इम्पैक्ट क्या हुए, उसकी अगर बात करोगे आप लोग तो क्या इम्पैक्ट हुए होंगे। पहली चीज तो यही कि खिलाफत जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ भारत के अंदर, जिसके बाद में असहयोग आंदोलन एक प्रभावी आंदोलन बन पाया, ठीक है। असहयोग आंदोलन अगर एक बहुत बड़ा आंदोलन बना तो वन ऑफ द रीजन उसका क्या है, खिलाफत आंदोलन भी है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन ऑलरेडी से एक सक्रिय मूवमेंट था, सक्रिय आंदोलन था, जिसमें भारत का पूरा मुस्लिम वर्ग इन्वॉल्व था। ऐसा था ही नहीं उसमें कि ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी के बेसिस पे लोग अलग हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, कि कुछ मुस्लिम इन्वॉल्व हो कुछ मुस्लिम ना इन्वॉल्व हो। लगभग सारे मुस्लिम इन्वॉल्व थे खिलाफत आंदोलन में। अब गांधी जी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, अगर मुस्लिमों का सपोर्ट चाहिए तो खिलाफत को सपोर्ट करना पड़ेगा। और खिलाफत का समर्थन वहां पर करने का मेन कारण क्या था कि उनको असहयोग के साथ में जोड़ देना। और असहयोग आंदोलन भारत में जब चलाया गया तो खिलाफत का उसको बहुत ही कट्टर समर्थन मिला, और ऐसा समर्थन जिसने असहयोग आंदोलन को एक सक्सेसफुल मूवमेंट बना दिया, है ना। तो ये सारे के सारे कारण भारत के अंदर देखने को मिले। भारत की राजनीति में भी परिवर्तन हुए उससे, तो भारत का महत्व काफी ज्यादा है इस पूरे काल के दौरान, ठीक है। कारण तो आप लोग समझ ही गए जिसकी बात अभी हम लोग ने की, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर भारत शामिल होगा तो उसके राजनीतिक प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, ठीक है। शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी थी ब्रिटेन वालों ने भारत के सामने, कि आप अगर हमारे साथ में विश्व युद्ध में चलते हो, अगर हमें आर्मी देते हो तो हम कुछ सुधार लाएंगे, ठीक है, ऐसे तो बोला था। और वो सुधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के फॉर्म में आएगी,
जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधार आया, किसकी वजह से? वर्ल्ड वॉर में भारतीय के आर्मी के जाने की वजह से ये सुधार लाया गया। तो इस सुधार को 1919 में लाया गया और इसमें जो भी भारत की जितनी भी अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं को पूरी तरीके से अगर देखा जाए फुलफिल नहीं किया गया। जो भारतीयों ने उम्मीद की थी उस उम्मीद को फुलफिल नहीं किया गया। और इसी के दौरान एक एक्ट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट भी आ जाता है, जो भारतीयों के तुरंत एकदम विपरीत एक्ट था। ठीक है, अगर बात करें तो इससे पहले अगस्त भी आया था। अगस्त की जो हम लोग बात करते हैं 1917 के अंदर अगस्त प्रस्ताव जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी इसीलिए आया था भारतीय आके ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल। तो भारत में हाँ राजनीतिक प्रभाव बहुत सारे पड़े, कई सारे एक्ट आए, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सुधार करने की कोशिश करी, लेकिन वो क्या पॉजिटिव थे? बिल्कुल नहीं, एकदम भारत के नकारात्मक रवैये, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक रवैये को ही दिखाते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रभाव की बात करें 1911 और 21 के बीच में जितने भी भर्ती हुई थी उस समय आर्मी, ठीक है, उस आर्मी की भर्ती में जितनी भी बेसिकली जो साक्षरता दर की बात की जा रही है, इसके अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, साक्षरता दर किसको कहते हैं? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की बात अगर कर रहे हैं हम लोग तो थोड़ा बहुत एजुकेशन की बात हो रही है ना। तो मैं मतलब क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर 1911 से और 21 के बीच जो भी भर्ती हुए थे सैनिक उस समय, वो अब लिटरेट सैनिक आते थे, पढ़े लिखे सैनिक होते थे। पहले सैनिकों की भर्ती पता कैसे होती थी? पहले जो किसान वर्ग था भारत का, है ना, भारत में लगभग 70% प्लस किसान थे उस समय। अब ये आर्मी कैसे बनाए उनसे? तो ये किसानों को ही पकड़ते थे और सारे मजदूरों को, जो युवा मजदूर होते थे, किसान होते थे, उनको पकड़ते थे और पकड़ के आर्मी में भर्ती कर देते थे और 1 से 2 महीना उनको ट्रेनिंग देते थे कि आपको आर्मी ऐसी इस तरीके से करानी चलानी है। ठीक है, तो ये उस समय अनपढ़ या इलिटरेट लोगों को भर्ती करते थे। लेकिन 11 से 21 में ये बदलाव हुआ और इस समय में जो साक्षर बेसिकली जो आर्मी थी वो भरना शुरू हो गई थी। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? युद्ध के मैदान में पुरुषों की जो उपयोगिता है की धारणा का उन दिनों महत्व होने के कारण सैनिकों ने अपने विदेशी अभियानों में तो पढ़ना लिखना सीखा। अब इन्हें विदेश जाना है। 11 से 21 का जो काल है, इन्हें पता है कि ब्रिटेन की आर्मी हमें वर्ल्ड वॉर में खींच के लेके आएगी, लेकिन हम वहां पे सरवाइव कैसे करेंगे? कोई एक दिन की लड़ाई थोड़ी है कि गए और जाके चले आए। आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति कनाडा, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड जाना चाहता है तो वहां की भाषा तो सीखता है ना। तो वो भाषाएं, वो वहां के कल्चर, वहां की लैंग्वेज को भारतीयों ने यहाँ से सीखना शुरू किया। तो सामाजिक प्रभाव में अगर हम बात करें तो हमारे सैनिक लिटरेट होना शुरू हो गए और वो जो लिटरेसी रेट बढ़ रहा था उसके साथ साथ में वो लोग वहां के कल्चर को भी सीख रहे थे, है ना। तो वो कल्चरल चीजें भी सीखते थे और लिटरेट भी होना शुरू हो गए। ठीक है, जितने भी लोग युद्ध में भाग लेते थे, अब उनको तो योद्धा कहा ही जाता था। ठीक है, जैसे मेडिवल हिस्ट्री में गाजी बोला जाता था, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में योद्धा बोला जाता था। इसी तरीके से जितने भी लोग इस समय मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे आकर अगर भाग लेते थे किसी भी समुदाय में, उनका सम्मान समाज में बढ़ जाता था। ठीक है, उनको योद्धाओं की श्रेणी में रखा जाता था कि ये वो योद्धा हैं जो कहीं ना कहीं इतने बड़े वॉर में लड़के आए हैं। आज के समय में भी अगर अभी तो कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो नहीं रहे होंगे पता नहीं, लेकिन 10 से 20 साल पहले तक तकरीबन प्रथम विश्व युद्ध तक के कुछ लोग हम लोग को मिल जाया करते थे और वो लोग अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते थे कि हम युद्ध में गए थे, वहां पे ये चीजें हुई थी। और ये चीजें आप द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करे हुए कुछ लोगों में आज के समय में देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने गए और पार्टिसिपेशन करने के बाद में भारत में आगे कई सारी अपनी स्टोरीज सुनाया करते थे। तो ऐसे लोगों से कभी भी मौका मिले द्वितीय विश्व युद्ध या कोई भी ऐसे लोग, उनको पकड़ के बैठा लेना और उसे कहानी सुनना कि वो क्या बता रहे हैं वहां के बारे में, उस समय कैसी चीजें होती थी। क्योंकि वो इतिहास लिखा हुआ नहीं है, वो देखा हुआ इतिहास है आंखों से, और जिसने आंखों से देख के इतिहास को बताया होगा वो शायद सत्य इतिहास होगा। हम लोग तो किताबों की लिखी हुई बातों को मानते हैं, देखते हैं कि किताबों में ये लिखा था, लेकिन जो सैनिक वहां पे जाकर सामने से देख के आए होंगे उनको पता होगा कि क्या क्या चीजें वो लोग वहां पर फेस करके आए। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर के अंदर इन सैनिकों को जबरदस्ती खींच के डाला गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में तो ये भी बात आती है कि क्रिसमस की ईव आ गई। एक बार क्रिसमस था 25 दिसंबर, और क्रिसमस के अंदर एक तरफ ब्रिटेन की आर्मी पूरी तरीके से खड़ी हुई है, ठीक है, और इधर जर्मनी खड़ा हुआ है। अब दोनों क्रिश्चियन,
और 25 दिसंबर में जब दोनों बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे पे हथियार चलाने वाले थे, 25 दिसंबर की रात में उन सब ने हथियार फेंक दिए सारे लोगों ने, और सब एक दूसरे को गले मिले जाके केक काटे वहां पे जाके। आर्मी मतलब इंडिया पाकिस्तान की जैसे आर्मी साथ में बैठ के केक काट लेगा, तो सोचो क्या अवसर होगा उस समय, ना सारे के सारे चौंक जाएंगे, हो क्या रहा है, ये आपस में मिल तो नहीं गए। तो इस तरीके की कुछ चीजें उस समय देखने को मिली, क्योंकि सैनिक थक चुके थे इन वॉर्स में पार्टिसिपेट करते करते। उन्होंने आपस में बैठे, एंजॉय किया, पार्टी वार्टी करी खूब सारी। उसके बाद में फिर आदेश आए ऊपर से कि इस पूरी आर्मी की सेना को बदल दिया जाए, हटा दिया जाए। तब जाके वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू हुआ। तो लोग सैनिक भी नहीं चाहते थे वहां के कि किसी युद्ध में घुसा जाए जबरदस्ती। ये कंट्रीज के शासकों की जिद थी, जिसकी वजह से इतनी हानियां देखने को मिलती है ना। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा था वो यही है कि सैनिक वर्ग कभी नहीं चाहता था कि ऐसे वॉर्स में उलझा जाए, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती जो शासक वर्ग था उनको उलझाने की कोशिश करता था। यहाँ मकसद यही है बताने का, जो ये लिटरेट हो रहे हैं उनको अब इतनी समझ है कि सही क्या है और गलत क्या है, कि हमारा देश ही गलत है तो क्यों गलतियां करता चला जा रहा है। तो ये लोग बैकआउट करने की कोशिश जरूर करते थे, लेकिन आर्मीज के जो कमांडर थे वो उनको बैकआउट नहीं करने देते। तो ये विश्व युद्ध इसी तरीके से बढ़ता चला जाता था। आर्थिक प्रभाव जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहे थे वो सब भारतीय रिसोर्सेज का यूज करते थे। संसाधन जितने भी थे भारत से जाते थे। आर्मी पावर के साथ साथ में जितने भी हथियार बना करते थे, जो फैक्ट्रीज भारत में लगी थी, उन सारी फैक्ट्रीज से बन के सारी सप्लाई इंग्लैंड में हुआ करती थी, ठीक है। और भी सारे रिसोर्सेज, गेहूं, आटा, चावल, धान, ये भी तो खत्म होगा। वॉर में सैनिकों को इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी। तो जब इसकी जरूरत पड़ती थी तो अभी सारे रिसोर्सेज को उठा के कहां, भारत से ब्रिटेन में भेजा जाता था। तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज भारत से इस समय यूज कर रहे थे लगातार। और इसी की वजह से आगे चलकर भारत के अंदर जो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट भी यहीं से दादा भाई नौरोजी ने उठाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, आगे चल के ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ठीक है। इतनी बड़ी मंदी आई पूरे दुनिया के अंदर बेसिकली, जिसका असर भारत के ऊपर भी देखने को मिला। बल्कि भारत युद्ध के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी उस महामंदी का जो पूरा का पूरा असर है भारत पे क्यों हो रहा है, उस आर्थिक प्रभाव इस वजह से हो रहा है क्योंकि ब्रिटेन सारे रिसोर्सेज तो भारत से ही लेके जा रहा है ना। तो इस वजह से इसका जो है पूरा परिणाम देखने को मिलता है, ठीक है। मुद्रास्फीति भी एक चीज है जो यहाँ पर युद्ध का एक और परिणाम था, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन भी इस समय में नो डाउट आएगा ही आएगा। अगर आप आज के समय में भी रशिया यूक्रेन के वॉर में देखें तो कितनी तेजी से कीमतों में उछाल होता है, क्योंकि रिसोर्सेज डाउन होना शुरू हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। रिसोर्सेज है नहीं, लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को महंगा ही मार्केट में बेचा जाएगा, जिससे कम लोग उसको आके खरीदे और उसकी डिमांड धीरे धीरे रिड्यूस की जा सके, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है, ना सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी, ठीक है। तो जितने भी इम्पैक्ट दुनिया में हुए आर्थिकी के, अगर हम लोग बात करें तो आर्थिकी के इम्पैक्ट पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर हुए, उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर हुआ। अभी तक हम लोग अगर देखें तो भारत के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में तो इम्पैक्ट देखने को मिलता, लेकिन इसके बाद से लेकर आप लोग 1992 तक चले जाओ, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1947 से, तब दुनिया में क्या होता था, भारत पे उसका असर नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? दुनिया में अगर कोई भी आर्थिकी स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब मान लो महामंदी आ गई अमेरिका के अंदर, रशिया वॉर में किसी से लड़ रहा है, उसका असर भारत पे नहीं पड़ता था। अंतरराष्ट्रीय मार्केट ओपन नहीं था, पहली बात तो हमने क्लोज इकोनॉमी को अपनाया था, बंद अर्थव्यवस्था। पहली बात तो ये थी कि बंद अर्थव्यवस्था होगी तो हमें किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, कि वहां पे अगर प्राइस फॉल हो रहे हैं तो फॉल के साथ हम भी फॉल हो रहे हैं, अगर वहां अप हो रहे हैं तो अप के साथ हम भी अप हो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी स्थिति उस समय हमारे सामने इसीलिए नहीं आई। लेकिन ये जो समय है वर्ल्ड वॉर 1 का, वर्ल्ड वॉर 2 का जो समय है, इस समय में पूरे के पूरे समय के दौरान हम लोग डायरेक्टली जबरदस्ती खींच के डाल दिए जाते थे। तो ब्रिटेन ने हमारी इकोनॉमी को ओपन करके रखा हुआ था, इस वजह से ये सारे के सारे प्रभाव पड़ते हैं। अब 1992 के बाद में अगर आप आओगे 2007-8 में एक बहुत बड़ी मंदी आई, जिसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, आर्थिक मंदी। उसका प्रभाव भारत के ऊपर नहीं पड़ा। भारत अब ओपन इकोनॉमी है, भारत ओपन इकोनॉमी है। भारत ओपन इकोनॉमी का मतलब भारत में पूरी दुनिया में अगर आर्थिक के ऊपर कोई भी आर्थिक प्रभाव पड़ता है तो उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा 1992 के बाद से।
लेकिन 92 के बाद से लगातार पड़ता रहा, लेकिन 7-8 में सबसे बड़ी महामंदी दुनिया भर में आई, आर्थिक मंदी जिसको बोलते हैं, लेकिन उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़ा। क्यों? सुना आप लोग ने ये वाला कॉन्सेप्ट कभी? 2007-8, हाँ क्या कह रहे थे, कुछ बता रहे? हाँ 2007-8 की मंदी है। हाँ बताओ सनी। मनमोहन सिंह वाला पता है, हाँ रोल है मनमोहन सिंह का, नो डाउट, उनकी वजह से बचाया गया। हाँ देखो पूरी दुनिया जहाँ पे ओपन इकोनॉमी हुई वहीं से इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड टॉपिक है इसलिए उसको चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, 7-8 के अंदर भारत के अंदर जब महामंदी नहीं आई, पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया, वो दौर वो था जिस समय में यहाँ पर मनमोहन सिंह पूरा का पूरा वित्त का विभाग देखा करते थे। ठीक है, इस वित्त के विभाग में, और यहाँ नहीं 1992 में भी मनमोहन सिंह का रोल था जब एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया गया था, उस समय में भी। तो भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मनमोहन सिंह का रोल काफी क्रूशियल है, अगर पूरी अर्थव्यवस्था को देखें जब से वो आए। उसके बाद में जब ये 2007-8 की महामंदी आई, इस मंदी का इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्यों नहीं पड़ा? इसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसी कीमतों में जो उछाल हुआ था, या जो भी कीमतों में उछाल हुआ था, उस समय 7-8 में मनमोहन सिंह ने एक बात अनाउंस कर दी थी, और वो बात ये थी कि दुनिया भर में जो भी मंदियां आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, या जो भी इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन आ रही है, भारत उससे अपने आप को अभी अलग कर रहा है। ठीक है, अलग करने का मतलब ये था, इस समय में हम लोग किसी भी कंट्री के साथ में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, हम किसी कंट्री के साथ में कोई अच्छे रिलेशन नहीं बना रहे, हम किसी कंट्री के साथ कोई बुरे रिलेशन नहीं बना रहे। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को न्यूट्रल कर दिया। इसमें बोले हमारे यहाँ से जिसको भी आके जो चीज खरीदनी है ओपन है, खरीदिए आके, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत सामान रखा हुआ है, आपको जो खरीदना हो खरीद सकते हैं। लेकिन भारत कहीं नहीं जाएगा अभी कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि भारत अगर खरीदने जाता तो उसको महंगी चीजें मिलती, और महंगी चीजें मिलकर वो जब यहाँ लाता तो उसको भी महंगी चीजों में ही बेचता। ये क्रिएट कर देता ज्यादा से ज्यादा मुद्रा स्फीति को, इसलिए भारत इन चीजों से बाहर हो गया। हालांकि ऐसी कंट्रीज कभी करती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ये डिप्रेशन कब तक चलेगा, उन्हें नहीं पता होता। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह ने शायद वो इस बात को एस्टिमेट कर पा रहे थे, 1 ही साल की मंदी है, हम 1 साल शांत हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो शायद एस्टिमेट कर पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने क्या करा था, ये डिसीजन लिया, और जिसकी वजह से भारत जो था महामंदी से बच गया और उस इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन से बच गया, है ना। इस समय में अगर ऐसा कोई नेता होता हमारे पास में, जब वर्ल्ड वॉर 1 की कंडीशन चल रही है, वर्ल्ड वॉर 2 की कंडीशन चल रही है, चलो ब्रिटेन हमें जबरदस्ती खींच के ड्रैग करके ले जा रहा है वहां पर, लेकिन अगर कोई नेता इस समय आगे बढ़ के ये बोल देता कि आपको हमारी आर्मी चाहिए ले जाओ, लेकिन हम अपनी अर्थव्यवस्था आपको नहीं देने वाले, हम अपनी रिसोर्सेज आपको नहीं देने वाले, आप चाहोगे कि हमारे यहाँ से धान गेहूं हथियार ले जाओ तो हम आपको नहीं देंगे, अगर कोई आगे ऐसा बोल देता इस समय क्लियर तौर पर, और आगे बहुत हिम्मत के साथ में बोल देता सिर्फ आर्थिक चीजों को लेकर, तब शायद इस समय की इकोनॉमी हमारी डाउन ना जाती और उस ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हम लोग ना होते। ठीक है, हमारे लोगों ने आवाज जरूर उठाई, लेकिन किसके लिए उठाई? हमारी आर्मी को खींच के क्यों ले जा रहे हो जबरदस्ती, मत ले जाओ हमारी आर्मी को खींच के, तो आर्मी को लेकर बातें हो रही थी। लेकिन अर्थव्यवस्था जो भी संसाधन ये लोग यूज कर रहे थे, कोई उस समय ये आगे बढ़ के नहीं कहने वाला था हमारे संसाधनों को यूज ना किया जाए। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है इस समय की। ठीक है, तो भारत के ऊपर इससे इंपैक्ट तो बहुत सारे पड़े, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हैं, युद्ध समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद में कई सारी संधियां और भारत के ऊपर जो भी इम्पैक्ट था वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। ये मैंने कुछ बताया था आपको कोल्ड वॉर्स, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इन दोनों के बीच का समय जो गुजरा, वो पूरा का पूरा समय हम लोग बात करते हैं 19 से 39 का समय, है ना। बेसिकली 38 तक का समय था, 38 के बाद से कंडीशन क्रिएट हो गई थी वर्ल्ड वॉर की। तो 19 से 39 का समय जो है, जिसको कोल्ड या फिर आप कह सकते हो कोल्ड वॉर्स का पीरियड कह सकते हो, या फिर अंतर्युद्ध वर्ष भी कह सकते हो। ठीक है, इसको बेसिकली इंटर वॉर ईयर्स के नाम से जाना जाता है। इंटर वॉर ईयर्स है क्या, किस तरीके से इनकी पूरी की पूरी हम लोग को पिक्चर को पढ़ना है, पिक्चराइजेशन दिमाग में बैठाना है, इसको लेकर थोड़ा सा चीजें क्लियर कर लीजिए। पहली चीज तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन बन चुका था, जैसे हम लोग ने अभी पीछे देखा,
ठीक है, 3 संधियां बड़ी बड़ी साइन हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। न्यूले की संधि की बात करें, चाहे वर्साइल की सॉरी जो हम लोग सेवरेस की संधि की बात करें, या तीसरी वर्साइल की संधि की बात करें, ये 3 बड़ी संधियां उस समय हो चुकी थी और इन 3 संधियों ने आगे आने वाली पूरी की पूरी डिजाइन क्रिएट कर दी। यहाँ पर एक समस्या है, वो समस्या क्या है, ये जितनी भी संधियां हो रही है वो संधियां किसके फेवर में हो रही है, एलीट पावर्स की सारी संधियां एलीट पावर के फेवर में हो रही है। यहाँ पे सेंट्रल पावर्स को पूरी तरीके से धकेल के पीछे फेंक दिया गया। भले से जीते जरूर थे एलीट पावर्स इस वॉर को, मित्र राष्ट्र जीते जरूर थे, लेकिन उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, इनका भी सेंट्रल पावर्स का या केंद्रीय शक्तियों का थोड़ा ध्यान रखते, लेकिन इन लोगों ने तो उनको पकड़ के एकदम नोच के साइड ही फेंक दिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। लीग ऑफ नेशन का बनना, उसके बाद में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूएन भी कहीं ना कहीं आगे क्रिएट हुए चल के, ये सब फेल क्यों होते चले गए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि ये लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति को अपना रहे थे, उस राजनीति ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया पूरे के पूरे विश्व युद्ध के बाद में, जिसने सेकंड विश्व युद्ध को यहाँ पर बढ़ावा दिया, ठीक है। अब ये जो इंटर वॉर इयर्स है 1919 से 39, इस दौर में आप लोग कई सारे कैरेक्टर्स को पढ़ोगे, कई सारे कैरेक्टर्स भी देखोगे, और इस समय वर्ल्ड में क्या क्या सर्कमस्टेंसेस, कौन सी कंट्री किस से गुजर रही है उसको भी समझोगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे हिटलर का उदय देखोगे, यहाँ आप मसोलिनी का उदय देखोगे, यहाँ आप स्टालिन के बारे में पढ़ोगे, तो ये वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिन सब की वजह से मिलजुल कर एक बड़ा वॉर क्रिएट होगा आगे चलकर, ठीक है। इन सब के क्या कैरेक्टर्स थे, कैसे रोल थे, और अगेन फिर जर्मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, ठीक है। तो वो जर्मनी का इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इन सबको हम लोग पढ़ेंगे एक पिक्चराइजेशन के फॉर्म में, ठीक है। पिक्चर्स को देखते चलिएगा बस, और वहीं से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कुछ चीजें अंग्रेजी में लिखी है, टेंशन ना लेना, मैं बताता चलूंगा हिंदी में सारी चीजें, ठीक है। ये बेसिकली ये वो पीरियड की बात हम लोग कर रहे हैं जब वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हो गया और 2 होने से पहले क्या क्या चीजें हुई, ये पूरा का पूरा वो पीरियड, ठीक है। 11 नवंबर 1918 में जर्मनी ने जैसे सरेंडर कर दिया था, सरेंडर करने के बाद में जनवरी 1919 में क्या हुआ, वहां पर एक ऐसी पार्टी कहीं ना कहीं पावर में आई जो पार्टी रिपब्लिक चाहती थी जर्मनी के अंदर, और जर्मनी को वॉर में किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखना चाहती थी। ऐसी पार्टी का नाम था वेमर रिपब्लिक, ठीक है। वेमर गणतंत्र के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये पार्टी जब यहाँ पर आई, इसका फॉर्मेशन हुआ जनवरी 1919 में, यहां तक बात ठीक है। पेरिस की यहाँ पर पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस पीस समझौता या शांति समझौता हुआ, और उस शांति समझौता के अंदर जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर मिले, खास करके 4 कंट्रीज के लीडर्स यहाँ पर आके मिलते हैं, और उस समझौते के अंदर बहुत क्लियर तौर पर एक बात बोली जाती है, वो ये बोला जाता है जर्मनी, ऑटोमन या फिर इटली, ऐसे जो भी राष्ट्र हैं, अब इन राष्ट्र को आगे इनकी बाउंड्रीज को बढ़ाने मत देना, या ऑस्ट्रिया वगैरह के जो भी राष्ट्र हैं मत बढ़ाने देना, हम इनको सजा देना चाहते हैं, पनिश करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान किया, ठीक है। लेकिन इस समय में एक पर्सन आता है जिसका नाम है वुड्रो विल्सन, ठीक है। वुड्रो विल्सन एक व्यक्ति हैं जिनकी सोच की वजह से या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो भी बातें उन्होंने सामने रखी उसकी वजह से इन्होंने वर्ल्ड लीडर्स की हत्याएं नहीं की एटलीस्ट, वरना ये सबको पकड़ के क्या करने वाले थे, हत्या करने वाले थे, ऐसा इन लोग का विचार था। तो वो पेरिस का पीस समझौता हुआ, किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, वुड्रो विल्सन की वजह से। तो कौन है वुड्रो विल्सन, और इस वॉर को समाप्त करके क्या कोशिश करना चाहते हैं, कौन है वुड्रो विल्सन? हाँ, यूएसए के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने आकर जितनी भी बातें आगे रखी, उन्होंने दिया था 14 सूत्रीय फॉर्मूला, जैसे भारत में जिन्ना ने दिया था, ठीक है। उसी तरीके से उन्होंने भी दिया 14 पॉइंट्स प्रिंसिपल, 14 सूत्रीय फॉर्मूला, और उस 14 सूत्रीय फॉर्मूला के अंदर उन्होंने एक एक बात रखी कि आने वाले समय में किसके साथ में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वही बातें पूरे के पूरे इस काल के दौरान होती चली जाएंगी, और उसी से इंपैक्ट पड़ेगा पूरे देश के ऊपर, ठीक है। ये है वुड्रो विल्सन, प्रेसिडेंट थे ये, इन्होंने 14 पॉइंट से 14 सूत्रीय फॉर्मूला रखा, और ये जो 14 सूत्रीय फॉर्मूला था इसके अंदर उन्होंने कुछ बातें रखी, जिसके अंदर ये बातें मैंने सामने लिख दी। इसमें से कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूं कि वुड्रो विल्सन की सूझबूझ की वजह से कैसे सारे वर्ल्ड के लीडर्स बच गए, और कैसे ये प्रॉब्लम आगे बढ़ के क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्म में।
पहली चीज तो इन्होंने ओपन डिप्लोमेसी की बात करी, ठीक है। डिप्लोमेसी बेसिकली दो लोगों की बात होती है, अगर आप इधर भी सही हो उधर भी सही हो, एक ऐसा स्टैंड लीजिए जो जहां पे आप न्यूट्रल दिखाई दो, ठीक है। मतलब दो पक्षों के बीच में आप कभी भी ऐसे मत दिखाई दो कि आप पक्षपात कर रहे हो, तो वो डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी की नीति जो हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को सीखनी चाहिए, हर एक ऑफिसर को सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने हमेशा दो कंडीशन आएंगी। कल कोई IAS IPS बन के एक कंडीशन आएगी समाज, और एक कंडीशन आएगी पॉलिटिशियंस, नेता, राजनेता जिनको बोलते हैं, और आपको दोनों के साथ में संभाल के रखना। पब्लिक का बुरा करोगे नेता की मान के तो पब्लिक पीटेगी, ठीक है। नेताओं का बुरा करोगे पब्लिक की डिमांड पे तो नेता पीटेंगे। तो ये चीज कहलाती है डिप्लोमेसी। आपको कैसे लेके आओगे, अपने अंदर क्रिएट करोगे कि ना ये व्यक्ति बुरा माने ना वो व्यक्ति बुरा माने। वो डिप्लोमेटिक नीति एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सीखिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए जो आपसे बुरा मानता हो या आप उससे बुरा मानते हो। इसको डिप्लोमेसी की नीति कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला ओपन डिप्लोमेसी रखो, कोई भी कंट्री हमारी दुश्मन नहीं है, ठीक है। आप ऐसी नीतियों को अपनाओ कि जो कंट्री ने जो गलतियां कर दी वो गलतियां चलो हो गई, लेकिन अब जो भी आगे चल के वो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन एक ओपन प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा, और वहां ओपन प्लेटफॉर्म में हर एक बंदा अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होगा। पहला कारण इनका यह था, इन्होंने इस चीज को बोला फ्रीडम ऑफ द सीज। जितने भी सी रूट्स हैं, ओशियनिक रूट्स जितने भी थे, समुद्री इलाके, उन समुद्री इलाकों के ऊपर बैन लग गया था। सेवरेस वगैरह, वर्साइल वगैरह देखी हम लोगों ने, तो सारे के सारे जर्मन्स के ऊपर, ऑटोमन के ऊपर लग गया था। इन्होंने बोला कि भाई फ्रीडम दे दो, सीज के ऊपर व्यापार करने का तो छूट देना चाहिए, ये फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स। वही बात है कि इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से जितने भी उनके ऊपर रोक लगाई गई है उसको भी मत लगाओ। तो आर्थिक रूप की जो भी रोक थी उस रोक को रोकने की बात की गई है। रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, आर्मामेंट्स की रिडक्शन की बात हो रही है, मतलब हथियारों को रिड्यूस करने की बात हो रही है कि जो कंट्रीज हारी हैं यहाँ पर, जिन कंट्रीज का भी यहाँ पर अगर देखें जो भी हथियार डाल के चली गई यहाँ पे, उन कंट्रीज की आर्मी पावर को रिड्यूस कर दिया जाए। ऐसा हुआ अभी तक, जर्मन को अपनी 50% आर्मी रिड्यूस करनी पड़ी थी, है ना, ऐसा हुआ अभी तक। तो रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, आर्मी की पावर को रिड्यूस करो और हथियारों को रिड्यूस करो, वो कंट्रीज जो हारी है, ठीक है। एक पॉइंट इनका ये था। एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल क्लेम्स। कॉलोनियल क्लेम्स क्योंकि यूएसए के राष्ट्रपति कॉलोनियल पावर्स के समर्थन में नहीं है, क्योंकि ये खुद झेल के आए हैं। कब? जब हम लोग अभी अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़े थे, अमेरिका की क्रांति, तो अमेरिका की हाँ, जब हम लोग अमेरिका की क्रांति पढ़े थे तब अमेरिका की क्रांति के अंदर ये झेले हुए, तो ये कभी भी कॉलोनियल के फेवर में नहीं होंगे। तो इन्होंने यही बात यहाँ पर बोली, एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल क्लेम्स। जितनी भी औपनिवेशिक शक्ति है ब्रिटेन, वो जो भी क्लेम करती है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वो जबरदस्ती का क्लेम नहीं कर सकती। तो इन्होंने उस चीज के लेके भी बात करी यहाँ पे। कॉन्कर टेरिटरीज इन रशिया। इन्होंने एक बात बोली कि रशिया के अंदर टेरिटरीज को कॉन्कर कर लिया जाए। रशिया जो इतना बड़ा स्टेट है उसकी कुछ टेरिटरीज को छीन लिया जाए, कब्जे में कर लिया जाए, या किसी और स्टेट को दे दिया जाए। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा थिंकिंग समझ रहे हैं। यूएसए वर्ल्ड पावर बनना चाहता है रशिया से छीन के, तो वो साफ साफ बोल रहा है कि रशिया की पावर्स को कम करो, रशिया की टेरिटरीज को कॉन्कर कर दो, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ बेल्जियन सॉवरेनिटी। बेल्जियन सॉवरेनिटी, जर्मनी से ही बेल्जियन अलग हो गया था, देखा भी हम लोग ने मैप के अंदर। बेल्जियम पहले किसका पार्ट था? इसी का था। अब वो बेल्जियम जो पावर थी पूरी की पूरी, उसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बेल्जियम ने अगर गलतियां करी हैं तो आप बेल्जियम को भी सजाएं दो। हमने तो बेल्जियम को जर्मनी से अलग कर दिया, अब बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट राज्य है, अब उसके साथ गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो उनकी प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। डिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंच टेरिटरी। फ्रेंच टेरिटरी कौन सी चली गई थी? पेरिस वैली चला गया था ना छीन के, तो बोले इन सबको रिस्टोर करो, वापस से फ्रांस जैसा था उसको वैसा ही कर देना चाहिए जैसा फ्रांस था, ठीक है। उसके बाद में रीड्राइंग ऑफ इटालियन फ्रंटायर्स। इटली की जो बाउंड्रीज है उनको फिर से रीड्रॉ करने की जरूरत है, ठीक है। तो इनका ऐसा मानना था कि इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था, उस यूनिफिकेशन में कुछ टेरिटरीज जो इटली के पास में थी वो फ्रांस को भी मिलनी चाहिए थी, ऐसा इनका मानना था। तो इन्होंने एक सजेशन दिया, रीड्रॉ करो इटली का जितना भी फ्रंटायर है उसको। डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया था डिवाइड, ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया गया, हंगरी को अलग। तो एक सजेशन तो ये था। रीड्रॉइंग ऑफ बाल्कन बाउंड्रीज। बाल्कन की बाउंड्री को फिर से रीड्रॉ करो, रीड्रॉ हो गई।
कैसे? यूगोस्लाविया एक अलग नेशन बन गया, ठीक है। हम लोग देखें बोस्निया के अंदर भी देखोगे अगर ये सारी बात, तो बाल्कन स्टेट्स का भी स्ट्रक्चर फिर से रीड्रॉ कर दिया गया था। टर्की पे लिमिटेशंस लग गए सारे के सारे, ऑटोमन एम्पायर को रोक दिया गया और वहां की डेमोक्रेसी को ला दिया गया और डिक्टेटरशिप या जो मोनार्की चलती थी उसको खत्म कर दिया गया। हाँ, ट्रीटी ऑफ सेवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया पोलैंड, ठीक है। पोलैंड बन गया, देखा हम लोग ने ऑस्ट्रिया हंगरी के स्थान पर वहां पे क्रिएशन ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ नेशन, ये है लीग ऑफ नेशन, ठीक है। ये था इनका सजेशन कि एक लीग ऑफ नेशन भी बनना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि लीग ऑफ नेशन में सिर्फ और सिर्फ विनिंग पावर्स रहेंगी। कौन रहेंगी? विनिंग पावर्स, मतलब सारे मित्र राष्ट्र इसके पार्ट रहेंगे और कोई इसका पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत क्लियर तौर पर ये बात बोल दी थी, सारे विनिंग नेशन इसका पार्ट रहेंगे और जो भी हारे हैं वो इसका पार्ट नहीं रहेंगे। अब हारे हुए लोगों के खिलाफ सारे के सारे डिसीजन आगे चल के जाएंगे, ये हारे हुए लोगों को पता है। तो लीग ऑफ नेशन का पार्ट कौन बने? जीते हुए थे, और वो जीते हुए देश जो डिसीजन लेते थे वो कहीं ना कहीं निगेटिव होता था, किसके लिए? हारे हुए देशों के लिए, है ना। तो हारे हुए देश इस वजह से भी प्रताड़ित थे। तो इनके ये फिलहाल प्रिंसिपल थे जिसमें से कुछ अपना लिए गए और कुछ नहीं अपनाए गए, लेकिन ज्यादातर प्रिंसिपल को अपना के ही आगे का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खिंचता है। तो ये 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ये 14 प्रिंसिपल लिखने को आते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं आते, वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं आएंगे, लेकिन जो ऑप्शनल ये लिए हुए हैं बच्चे, उनको ये पूछा जाता है कि वुड्रो विल्सन के 14 प्रिंसिपल क्या थे, ये लिखने को आता है, ठीक है। तब आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल लिखने पड़े। देखिए, ये है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जिसकी बात हो रही थी कि वुड्रो विल्सन के बाद में जो भी डिसीजंस आए उस डिसीजन को लेके ये 4 कंट्री के लोग यहाँ पर आके बैठे, जिसमें एक नाम ये वुड्रो विल्सन हमको दिख ही रहे, ठीक है। और बाकी 3 लोग कौन कौन है इस तरीके की कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनकी डिटेल्स ये, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस हो पाई, और आगे जितनी भी पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई सब इन 4 की वजह से। ग्रेट ब्रिटेन के, ये तो है यूनाइटेड स्टेट के वुड्रो विल्सन, दूसरा था ब्रिटेन इसके अंदर जिसमें लॉर्ड जॉर्ज इसके पार्ट थे, ठीक है। ये उस समय यहाँ पर जो थे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ब्रिटेन के, तो लॉर्ड जॉर्ज यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन को लीड करते हुए आते। फ्रांस, क्योंकि फ्रांस भी आपको पता है इन्हीं लोगों के साथ में था पूरे वॉर के दौरान, तो फ्रांस भी इन्हीं के साथ में रहेगा, ठीक है। तो ये क्लेमेंस करके इनका नाम है, ये बेसिकली इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कहां से करते हैं? फ्रांस से करते हैं। चौथे लीडर आ जाते हैं यहाँ पे इटली, ठीक है, क्योंकि इटली भी किसके साथ में था? इन्हीं लोगों के साथ में था, ठीक है। तो इटली के अंदर भी यहाँ पे ऑरलैंडो है, ऑरलैंडो यहाँ पर इटली की तरफ से लीड करते हैं। ये 4 वो व्यक्ति हैं जो पूरे के पूरे विश्व युद्ध प्रथम के बाद में अपने सारे पॉइंट्स रखते हैं और लीग ऑफ नेशन के सबसे बड़े नेताओं के फॉर्म में उभर के आते हैं। अब ये जो 4 लोग बोलेंगे वैसा ही दुनिया के अंदर हुआ करेगा, ये बात यहां से तय होगी पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद में, ठीक है। अब ये 4 नेशन मिलकर पूरे यूरोप को चलाएंगे, ये बात तो गलत, और सारी कंट्रीज इस बात से नाराज तो होंगे ही होंगे। तो क्या एक प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती नहीं दिख रही है आप लोगों को कि 4 कंट्रीज पहले समझौता करते हैं और पहले समझौता करके वो 4 कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया को चलाने की बात कर रहे हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हुआ ऐसा, और इन लोगों ने एक यूनियन बनाया लीग ऑफ नेशंस, और लीग ऑफ नेशंस बना के यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से रूल करना शुरू। देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब ये जो व्यक्ति हैं अलग अलग इनकी थिंकिंग को जान लीजिए थोड़ा। विल्सन को तो आप जान चुके हो क्या चाहते थे वो, और उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए यहाँ पर। लॉर्ड जॉर्ज की अगर बात करें, इनका मतलब सीधा सीधा ये था जर्मनी को पनिश करना चाहिए, सीधा बोले जर्मनी को माफी नहीं देना चाहिए, जर्मनी को पनिशमेंट देना चाहिए, और पनिशमेंट का मतलब सीधा सीधा यही होता वहां के राजा को फांसी दे दो जो राजा इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है। तो इनका जॉर्ज लियोट का सीधा सीधा मानना यही था वहां के राजा को फांसी दे दी जाए। कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन के हैं, और ब्रिटेन की अब आइडियोलॉजी समझ जाइए, जर्मन को वो बिल्कुल नहीं पसंद करते और चाहते हैं जर्मन के लोगों को वहां पर खत्म ही कर दो पूरी तरीके से।
और जर्मन के जो राजा है उनको फांसी दे दी जाए। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। ठीक है, अगली आइडियोलॉजी देखिए, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल में बात हो रही है। जब इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर इस बात को रखा था, इनका ये मत था वहां पर। ठीक, अगला देखिए, विल्सन वुडरो को तो आप जान ही गए, उनके क्या क्या प्रिंसिपल थे। ये चाहते थे एक पीसफुल वर्ल्ड मिले आगे चल के, तभी इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल यहाँ पर सामने रखे। ठीक है, क्लेमेंस की बात करें अगर, ये चाहते थे जर्मनी सफर करे, ये भी चाहते थे कि जर्मनी को पीड़ा होनी चाहिए, जर्मनी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करे। यहाँ पर ये ही चाहते थे कि जर्मनी को ब्रेक कर दिया जाए, जर्मनी को कई पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, तभी तो जर्मनी टूटा। जर्मनी टूटा, ये भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर बात की जा रही है। ये चाहते हैं जर्मनी को पनिश करना, और पनिश कैसे होगी, जब जर्मनी को तोड़ दिया जाएगा, तोड़ के जर्मनी की पावर को कमजोर किया जाएगा। इसीलिए आपने देखा ना कि जर्मनी आगे चलकर ब्रेक हुई कई पार्ट्स के अंदर, उसकी बाउंड्रीज को लिमिट किया गया। तो ऐसे ही थोड़ी हवा में थोड़ी कर दिया होगा, किसी ने वो सजेशन तो दिया होगा, तो वो सजेशन देने वाले क्लेमेंसी व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर सजेशन दिया था। ठीक है, और जितने भी आपने कल देखा था ना कि जर्मनी को वॉर के सारे लॉसेस भरने पड़ेंगे, वो लॉसेस भरने का भी आइडिया किसका था, क्लेमेंस का ही ये आइडिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल इसकी भी बात की जा रही है। ऑरलैंडो बचे, ऑरलैंडो की आइडियोलॉजी बेसिकली ये देख लीजिए, इन्होंने साफ तौर पे बोला था वो जर्मनी के साथ में किसी भी तरीके का कोई बाउंड्री शेयरिंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हम जर्मनी के साथ कोई बाउंड्री शेयर करें, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को अलग कर दिया जाए और जर्मनी को पनिश किया जाए, इनका भी यही मानना था। 3 लीडर्स जर्मनी को पनिश करना चाहते हैं, एक लीडर जर्मनी को पनिश नहीं करता, यूनाइटेड स्टेट वाला, वो चाह रहा है पीसफुल वर्ल्ड बने, और इसी की बात मानी जा रही है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यूएसए का इम्पैक्ट अब क्या हो चुका है वर्ल्ड के ऊपर, कि 3 लीडर्स मिलकर जो चीज चाहते थे उसके ऊपर अकेला एक व्यक्ति वीटो रखता है। ठीक है, और वो यूएसए का प्रेसिडेंट है उस समय, इनके ही कहने पे सारी की सारी चीजें आगे होती है। उदारवादी नीति, हाँ उदारवादी नीति, लिबरल, हाँ कह सकते हो, शांति चाहते थे, उसी चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर हमने जब 14 सूत्र दिए थे उन्होंने रसिया की ट्रेडी पे मतलब कब्जा करने को कहा था। हाँ। तो रसिया जो होगा इसके अपोज में आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, और वहीं से तो आया रशिया उसके अपोज में। हाँ। लेकिन सर और जो इसमें बताया था कि जो मित्र राष्ट्र थे, हाँ तो इसमें रसिया पहले साथ दे रहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन रशिया विड्रॉ कर गया ना 17 में। तो इसमें उनका योगदान नहीं रहेगा ना? नहीं, रशिया के योगदान को ही खत्म कर दिया गया। बोले वर्ल्ड वॉर जीते किसकी वजह से, बात तो यही आएगी ना, जीते किसकी वजह से, रशिया की वजह से तो नहीं जीते ना, सब किसकी वजह से जीते, यूएसए की वजह से जीते। यूएसए के एंटर करने का कारण पता क्या है, सीधा सीधा वो चाहता था रशियन पावर हटे और मैं एंटर करूं और मैं जाके जिता दूं। जैसे ही मैं जाके जिताऊंगा, नाम पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, यूएसए का। रशिया अभी तक सबसे बड़ा एम्पायर अपने आप को बोलता है, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर अपने आप को बोलता है। जैसे ही मैं वर्ल्ड वॉर में एंटर करके जिताऊंगा वर्ल्ड वॉर में, वैसे ही यूएसए बन जाएगा वर्ल्ड पावर। किस बेस पे, संधि के जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हो रही है, वर्साइल रशिया में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखो रशिया की टेरिटरी को कॉन्क्वेर इसलिए करा जाए, पहली बात तो रशिया बीच वॉर से विड्रॉ कर गया, पहला कारण कि रशिया अगर आया था वर्ल्ड वॉर के अंदर तो उसे विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। तो हम पहला तो उसको पनिश इस बात पे करेंगे कि आपने वर्ल्ड वॉर के बीच में से ही कैसे विड्रॉ कर दिया, ये कारण। दूसरा कारण ये था, रशिया जैसे ही विड्रॉ करता है वहां पे एक आइडियोलॉजी जन्म लेती है जिसका नाम था कम्युनिज्म, साम्यवाद। साम्यवाद की आइडियोलॉजी से ये सारे देश डरे हुए थे, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सब कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, पूंजीवादी लोग हैं। और पूंजीवादी लोग कभी नहीं चाहेंगे साम्यवाद का बढ़ावा, क्योंकि उससे पूंजीवाद खत्म होगा। समझ रहे हो ना, मजदूर और फिर किसकी लड़ाई है ये, जो मजदूरों को लीड करते हैं कैपिटलिस्ट, उनकी लड़ाई है। तो एक तरफ कंट्री सारी कैपिटलिस्ट पूंजीवादी कंट्री खड़ी हुई है, तो वो पूंजीवादी कंट्री कभी चाहेगी कि रशिया आगे बढ़े, क्योंकि साम्यवाद बढ़ रहा है वहां पे। तो इस वजह से उन्होंने रशिया को रोक दिया। दूसरा कारण ये कौन सा रीजन है कि जो कंट्री बड़ा उसकी टेरिटरी बड़ी है उसकी कैप्चर कर लो। अरे तो इन्होंने तो इनके साथ में भी यही किया। अभी आप देखो जो भी राष्ट्र हारे, सेंट्रल पावर्स हारे, उनके ऊपर तो ये पूरा अधिकार रखते थे, जो चाहे वो करें। ठीक है, हाँ रशिया के ऊपर ये अधिकार इस वजह से रख पाए क्योंकि इन्होंने लीग ऑफ नेशन जो बनाया था, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था कि विश्व के अंदर कैसी परिस्थिति रहेगी वो सारी परिस्थितियों को डिसाइड करने के लिए लीग ऑफ नेशन जो है वो उत्तरदायी होगा। आज के समय में आप देखते हो ना, यूएन किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री डिसाइड कर देता है ना।
उसने इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री अलग डिसाइड करके रखी है। अगर आप देखोगे पॉलिटिकल मैप यूएन का, वो दिखाता ही नहीं है भारत के अंदर कश्मीर के बहुत सारे पार्ट, ऐसे काट दिया कश्मीर को आधे पार्ट से, ठीक है। तो वो पाकिस्तान इसलिए भाग भाग कर पहुंच जाता है कि भाई तुम तो ये कहते हो, ये लोग मानते ही नहीं है। तो वो यूएन है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हम मानेंगे नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर है ना। हमने अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में कश्मीर को पूरा दिखाया, अब इलेक्शन भी करा रहे हैं वहां पे, सब कुछ करा रहे हैं, तुम कर लो तुम्हें जो करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली लीग ऑफ नेशन भी वैसे ही था। लीग ऑफ नेशन ने बोला कॉन्क्वेयर करो, इनकी बाउंड्रीज को खत्म करो, रशिया बोले करके तो दिखाओ। इसलिए अगला वॉर जब होगा तो रशिया अगेंस्ट में खड़ा है। अभी देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये कंडीशन है, ठीक है। तो वो समझ आ गई सारी चीजें। अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पे ट्रीटी होती है एक और साइन, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ में होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेंट न्यूली तो आप लोग समझ ही गए, बुल्गारिया वाला जो केस है, जो अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने, जिसके लिए बहुत सारी डांट पड़ी आप लोग को, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन जिसको हम लोग बोलते हैं, 1919 के अंदर ये भी हुई थी। इसके अंदर बेसिकली यही बोला गया था कि जो एम्पायर है, इसको हैब्सबर्ग एम्पायर बोलते थे पूरा का पूरा। ये कौन सा था? हैब्सबर्ग एम्पायर पहले दौर में हुआ करता था, जिसके अंदर ऑस्ट्रिया, हंगरी और जो भी है चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया, ये कंट्रीज आती थी सारी की सारी। इन कंट्रीज को डिवाइड कर दिया सारी तरीके से, ठीक है। कौन सी संधि में हुआ था ये? सेंट जर्मेन की संधि थी 1919 के अंदर, जिसके तहत इन सबको डिवाइड कर दिया। अभी मैं पीछे बता रहा था ना कि ऑस्ट्रिया अलग कर दिया, हंगरी अलग कर दिया, यूगोस्लाविया अलग हो गया, ठीक है। तो ये सब मतलब क्या है, उसमें भी तो यूगोस्लाविया अलग कर दिया है। हाँ, ट्रीटी ऑफ न्यूली, ट्रीटी ऑफ, तभी तो मैंने दोनों संधियां लिखी हैं यहाँ पे। ट्रीटी ऑफ न्यूली में क्या करा गया? बुल्गारिया से अलग कर दिया गया, यूगोस्लाविया कर दिया गया, लेकिन और चीजें तो न्यूली में नहीं हुई है ना। और चीजें किसमें हुई है? उसके अंदर हुई है, ठीक है। तो यूगोस्लाविया के अंदर क्या कॉमन चीजें दो संधि में नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नहीं बोल सकते। तो पहला बोला क्या? न्यूली ने बोल दिया कि बुल्गारिया से अलग कर दो यूगोस्लाविया को, वो यहाँ पे चुप गए। लेकिन जब सेंट जर्मेन की संधि आई, उसने बोला नहीं नहीं, और बाउंड्रीज को बढ़ाओ, सिर्फ बुल्गारिया यूगोस्लाविया नहीं चलेगा, और इन कंट्रीज को भी डिवाइड करो। ये बात हुई थी, ठीक है। तो ये संधि इसके लिए आई थी जिसने इन सारे नेशंस को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें सर्बिया का पार्ट लिया था सर? नहीं, सर्बिया नहीं है अभी। सर्बिया किसके कंट्रोल में? रशिया के ही कंट्रोल में, ठीक है। यही संधि देख लीजिए, यहाँ पे बुल्गारिया की जो बात हो रही है, ये वही बुल्गारिया है जिसको कई पार्ट में डिवाइड करा गया। वही बुल्गारिया का मैप दिखा दिया है यहाँ पे, जिसको बेसिकली यूगोस्लाविया बना दिया गया था, हाफ ऑफ द टेरिटरी को हटा के, ठीक है। चलो, ग्रीस जो भी कंट्रीज है सब यहीं से निकले हैं, ठीक है। आज के समय में जो ग्रीस वगैरह देखते हो, ठीक। आगे देखिए, था पहले से था, लेकिन मैं बता रहा हूँ बाउंड्रीज में उससे भी क्रिएट होता है। ट्रीटी ऑफ ट्रेनन, ठीक है। ट्रीटी ऑफ ट्रेनन हुई यहाँ पर, ठीक। जो सेवरेस की संधि हुई थी टर्की के साथ में, उसी संधि का एक पार्ट था ट्रीटी ऑफ ट्रेनियन, ठीक है। इस ट्रीटी ऑफ ट्रेनियन या इस संधि के अंदर साफ साफ बात ये की गई थी कि जो भी एम्पायर ऑस्ट्रिया और हंगरी का है, ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी का, उस ऑस्ट्रिया और हंगरी के एम्पायर के अंदर सीधा सीधा मोनार्क सिस्टम ही लागू रहना चाहिए। वहां पर किसी भी तरीके की कम्युनिज्म आइडियोलॉजी नहीं पनपेगी, इस बात पे रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो सेवरेस जो टर्की के अंदर, क्योंकि ये मना क्यों कर रहे हैं, इस चीज को रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि टर्की के अलावा दूसरे देश दुनिया में जैसे रशिया वगैरह हैं, वो साम्यवाद की तरफ बढ़ रहे थे और बिल्कुल भी कैपिटलिस्ट नहीं चाहते साम्यवाद को बढ़ावा मिले। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को एक एम्पायर बना के छोड़ना चाहते थे ये लोग बड़ा, और एम्पायर में सिर्फ मोनार्क चलता रहे, राजा रानी आते रहे, हमें कोई मतलब नहीं, देश अपना कार्य करता रहे, बस वहां पे साम्यवाद की नीति नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ट्रेनियन की ट्रीटी बोला जाता है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके बाद में जो ट्रेनियन की संधि थी वही ऑस्ट्रिया हंगरी वाली, और उसके बाद में सेवरेस की संधि है। देखिए सेवरेस की संधि बहुत ज्यादा डिटेल्ड दी गई है आपके सिलेबस के अंदर, और सेवरेस की संधि से ही बहुत सारे परिवर्तन हुए। उस परिवर्तन की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे यहाँ पर टर्की ने पूरी तरीके से ऑटोमन को अपने हाथों से खो दिया था, जिसकी बात हम लोग ने की थी, लेकिन यहाँ पर और क्या क्या चीजें हुई, जैसे आर्मेनिया, अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको मैप में, एक आर्मेनिया भी कंट्री बन गया था, वो भी कहां से टूटा, यहीं से टूटा हुआ कंट्री बना था, ठीक है। ग्रीस एंड सीरिया वर गिवन टर्किश टेरिटरी इन एनाटोलिया, ठीक है। एनाटोलिया का एक क्रिएशन किया गया और वहां पर जो ग्रीस और सीरिया थे उसके कंट्रोल में दे दिए गए,
ठीक है। तो ये नेशंस का जो क्रिएशन हो रहा है अलग अलग, ये इसी संधि के बाद में हो रहा है, ठीक है। आर्मेनिया को बाद में देखा जाएगा तो वापस रिटर्न कर दिया गया था टर्की को, ठीक है। और ये तमाम जो भी बाउंड्रीज का क्रिएशन हो रहा है, आपको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है जितना डिटेल में यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए, ऑटोमन का विघटन हुआ, ऑटोमन को विघटन करके भाई कई सारी नई कंट्रीज वहां से क्रिएट होना शुरू हो गई, जिसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, ठीक है। बस इतना याद रखना, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विद जर्मनी, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर यहाँ पे एक वर्ड लिखा है गार्गल, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, वर्साइल की संधि के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। इससे आप याद कर लोगे कि वर्साइल की संधि में क्या क्या हुआ था। सिर्फ इससे जर्मनी ने अपने लैंड को लॉस कर दिया, ठीक है। पॉलिटिकल टेरिटरी खत्म हो गई थी, राजनीतिक जितनी भी उसकी जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को छीन लिया गया, कई सारे क्षेत्रों को। दूसरी चीज आर्मी को रिड्यूस करने की बात हुई थी, अभी पीछे भी हम लोग ने किया कि आर्मी को डाउन कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। आर्मी को रिड्यूस करने की बात हुई, रिपेरेशन की बात हो रही थी, पैसा लाओ, जितना भी नुकसान हुआ है वॉर में वो सब रिपे किया जाएगा हारी हुई कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ग्रिड की बात हो रही है। ये क्या है? ये जनता है, पूरी प्रॉपर जो है पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन का बंटवारा कैसे होगा, कौन सी पॉपुलेशन किसका समर्थन देगी, उस पॉपुलेशन के समर्थन को लेकर यहाँ पर क्या कराया गया था? जनमत संग्रह कराया गया था। तो ये बेसिकली वॉर के बाद का जनमत संग्रह है जो इस वॉर के अंदर कराया गया। ये भी वर्साइल ट्रीटी के अंदर ही साइन की गई चीज थी, क्योंकि इसी जनमत संग्रह ने ही बोला था कि पोलैंड हमको अलग दे दो, ठीक है। तभी पोलैंड एक राष्ट्र बना जिसके ऊपर ठप्पा लगाया लीग ऑफ नेशन में, ठीक है। तो ये जनमत संग्रह कराया गया कई जगह पर, लीग ऑफ नेशन बना इसी के थ्रू, इसका एक रिजल्ट है। और एक्स्ट्राज में अगर आप बात करो तो एक्स्ट्राज में तो आप लोग देखिए हो कि टर्की जो है अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा, जो एक बहुत बड़ा मोनार्क सिस्टम लागू करता था, खिलाफत खत्म हो जाएगी वहां से, ठीक है। और अगर आप लोग इधर चले आओ तो बुल्गारिया यूगोस्लाविया के साथ में डिवाइड हो जाएगा, जो भी अदर्स में चीजें हम लोग ने देखी वो सब। तो ये बेसिकली गार्गिल के नाम से जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये 5 प्रिंसिपल इसके नोट कर लीजिए, छठा एक्स्ट्रास के अंदर आ जाता है सारा का सारा, जितने एक्स्ट्रास है, ठीक है। हो गया तो एक्स्ट्रास अन्य, ठीक है। अन्य के अंदर बहुत सारे फैक्ट जो पीछे बात करें वो सब आ जाएंगे। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल को थोड़ा डिटेल में दे दिया गया, ठीक है। वो डिटेल में सारी की सारी पिक्चर्स के फॉर्म में आपको मैं दे भी दूंगा, ये स्लाइड शो दे दूंगा पूरा, आप लोग इसको पढ़ लेना, देख लेना। बस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में वही बात की गई है जो बात अभी हम लोग उसको एक कीवर्ड्स में पढ़ लिए, कारगिल के फॉर्म में पढ़ लिए, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस देख लीजिए। लीग ऑफ नेशन जून 1919 के अंदर फॉर्म हुआ था, और ये फाउंडेशन इसका कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की जरूरत है हमको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वॉर के एंड करने के लिए समझौते साइन किए गए, पेरिस की संधि वगैरह हुई, जहां ये निष्कर्ष निकला कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जो आगे चलकर सारे वॉर्स को रोक सकता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया गया जिसको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बना था? जेनेवा के अंदर बना था, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो हेडक्वार्टर 1919 में जब इसको बनाया गया तो जेनेवा के अंदर बनाया गया, और इसके अंदर सारे के सारे वो कंट्रीज थे जो युद्ध के अंदर विजयी हुए थे, ठीक है। तो जो भी विजयी राष्ट्र थे वो सारे के सारे इसके पार्ट बने थे लीग ऑफ नेशंस के, ठीक। तो लीग ऑफ नेशंस इसीलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितने भी जीती हुई शक्तियां हैं अब वो सारी हारी हुई शक्तियों के ऊपर अपना प्रभाव रखा करेंगे। तो सारा का सारा प्रभाव किसका हो गया? सब जीती हुई शक्तियों का, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। जून 1919 में बना था जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। मैप जो है इसी के द्वारा वापस से रिड्रॉ कर दिया गया, इसको मैं पहले दिखा चुका हूँ, आप फिर से एक बार देख लो। जो जो चीजें यहाँ पे डिवाइड हुई, ये यूगोस्लाविया नया निकला था, ये हंगरी नया निकला था, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया जो है वो ये नया निकला था, पोलैंड ये नया निकला था। यहाँ पर ये तमाम वो कंट्रीज है जैसे लाटविया वगैरह भी है, ये सब क्रिएशन हुए हैं, नए क्रिएशन है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस के द्वारा क्रिएटेड नेशंस है,
ठीक है। तो ये सारे के सारे नेशंस क्रिएट किए गए हैं। अब पोलैंड एक कंट्री है यहाँ पर जो जस्ट जर्मनी के तोड़ के ही बनाया गया है एक तरीके से, है ना। अब पोलैंड नेशन बनाया किसने? लीग ऑफ नेशन ने, जीते हुए राष्ट्रों ने बनाया। अब जीते हुए राष्ट्र के पोलैंड को जब जर्मनी अटैक करके कैप्चर करने की कोशिश करेगा, खींच के अपने पास में मिलाने की कोशिश करेगा, तो लीग ऑफ नेशन के इससे नाराज नहीं हो जाएगा? पूरा लीग ऑफ नेशन नाराज हुआ, साथ साथ में सारे मित्र राष्ट्र नाराज हो गए और उन्होंने फिर जर्मन के ऊपर वापस से अटैक किया था, जिसको सेकंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, वही कारण अभी आपको आगे यहाँ पे देखने वाले हो। ठीक, सब जगह पे क्या क्या पॉलिटिकल सिचुएशन बनी, वो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे दी गई है इस मैप के अंदर कि कहाँ पर नई गवर्नमेंट बन गई। जैसे जर्मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जहाँ पे वेमर रिपब्लिक की बात हम लोग ने की थी शुरू में कि यहाँ पर वेमर रिपब्लिक बन गई। ठीक है, तो जर्मनी को अब जर्मन नेशन के फॉर्म में जाना जाने लगा, जहाँ पे अब एक गणतंत्र है और वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी चुन के आई है जो वेमर रिपब्लिक के नाम से जानी जाती है। अब वहां एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पूरी तरीके से रूल करती है, वेमर रिपब्लिक। लेकिन इस वेमर रिपब्लिक को हिटलर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो चाहता था वेमर रिपब्लिक यहाँ से समाप्त हो और वहां से समाप्त करके वो अपनी एक आइडियोलॉजी को वहां पे जन्म देता है। ठीक है, उसका भी एक इतिहास है अलग, उस इतिहास की भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बेसिकली इस वेमर रिपब्लिक से पूरा का पूरा कारण बना जिसने आगे हिटलर का भारत में उदय किया था। ठीक है, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। वर्साइल की जो संधि 1919 के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं एरो लगा लगा के। अगर वर्साइल की संधि लिखने को आ जाए, अगर मैं क्वेश्चन दूं कि वर्साइल की संधि के बारे में लिखिए, ये चार्ट जरूर बना देना। ठीक है, इस चार्ट को वहां मेंशन कर देना, इसको ड्रॉ कर देना वहां पे जाके। इस चार्ट को ड्रॉ करने के बाद में आपका आंसर अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला आंसर बन जाएगा। लोग जो भी आपकी कॉपी को चेक करेंगे वो सिर्फ इसी से पूरे गेम को समझ जाएंगे कि इस बच्चे को आता है वर्साइल की संधि के बारे में प्रॉपर। ठीक है, तो इस चार्ट को वहां मेंशन कर देना। यहाँ सब वही बातें की गई हैं जो बातें हम लोग ने अभी पीछे वर्साइल की संधि में कर ली। ठीक है, तो वर्साइल की संधि के अंदर ऐसे किसी चार्ट को ड्रॉ कर दीजिएगा। ये सारी चीजें कहलाती है माइंड मैप्स। ठीक है, माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट इनको बोला जाता है। इनको जब ड्रॉ करके आप अपने आंसर में प्रेजेंट करते हो तो उसका अलग इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसी चीजें ड्रॉ जरूर कीजिएगा अपने आंसर्स के अंदर। अब ये बताइए, मुझे क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, डू यू थिंक दैट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज जस्ट फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल? क्या रीजनेबल? क्या आपको ये लगता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुई थी वो फेयर थी और उसका कारण जो है वो जस्टिफाई करता है? क्या लगता है आप लोगों को, ट्रीटी ऑफ वर्साइल सही थी? अभी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हमने देखी, क्या वो सही थी? लोगों को ऐसा करना चाहिए था या ये गलत है? सही क्या थे वो बताओ। डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड करना ठीक था, लेकिन आगे से वो ऐसे दोबारा कोशिश ना करें। आगे से वो ऐसी कोशिश ना करे। अच्छा, और गलत क्या था? आर्मी का रिडक्शन गलत था। अच्छा, जो वॉर के लॉसेस थे वो इनको देने पड़ेंगे सारे के सारे। और कुछ आर्मी रेस्ट्रिक्ट करिए, ठीक है। आर्मी रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। कुछ आर्थिक प्रतिबंध थे, बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध सही होते हैं, गलत है। ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे ना, कई सारे व्यापार की बंदियां लगा दी गई। देना चाहिए था, फ्रांस को नहीं देना चाहिए था। ओके, ठीक, चलो। तो बहुत सारे आप लोग के मिले जुले आंसर है इसके ऊपर कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल सही थी या गलत थी, रीजनेबल थी या नहीं थी। मेरे हिसाब से ट्रीटी ऑफ वर्साइल एकदम गलत थी। ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव चीजों को ढूंढोगे तो लिख तो दोगे, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल का सीधा सीधा मकसद सिर्फ एक था, वो था जो भी पावर्स हारी हैं उन पावर्स के ऊपर रोक लगा देना पूरी तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो या किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग कोई नेशन उनको नहीं देगा। इसीलिए तो लीग ऑफ नेशन को क्रिएट किया गया और सारे के सारे मित्र राष्ट्रों को जबरदस्ती उसके अंदर इन्वॉल्व करा गया था। तो आप उनके
एक तरीके से आप एक देश जो अगर हार भी गया, क्या आप उसके फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हो? नहीं छीन सकते ना, उसके मौलिक अधिकार सारे नहीं छीन सकते। इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल में वही तो किया, उनके सारे के सारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया। अब वो देश अपने हिसाब से अपना जीवन भी नहीं जी सकते थे, ऐसी कंडीशन कर दी गई थी। लोगों को जबरदस्ती किसी देश में घुस के आप जनमत संग्रह क्यों करा रहे? क्या जरूरत है जनमत संग्रह कराने की? ये भी गलत है। वो देश खुद अगर अपना बंटवारा चाहेंगे तो वो हो जाएंगे। इन्होंने जबरदस्ती पोलैंड के लोगों को इस बात के लिए तैयार करवाया कि भाई तुम्हें एक अलग नेशन मिल रहा है। उनके दिमाग में ये आइडिया भी नहीं है, और उनको जबरदस्ती कलेक्ट किया गया और आइडिया दिया गया कि पोलैंड देश बन जाएगा तुम्हारा अगर तुम थोड़ा बहुत हमारा समर्थन कर दो और हम तुम्हारे जन्म संग्रह करा दो, हो जाना अलग। तो ऐसी चीजें करना गलत है ना। आज के समय में भी अगर कोई देश किसी दूसरे देश में जाकर घुस के ये करे, भले से वो जीता हुआ देश हो, तब भी ये गलत ही तो माना जाएगा, सही थोड़ी माना जाएगा किसी तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें क्रिएट होती हैं, ऐसा होता है। तो वर्साइल की ट्रीटी जो हुई थी उसमें बहुत सारे नेगेटिव्स है। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। वर्साइल की ट्रीटी, ये उसके आंसर्स, उन आंसर्स को यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो बातें मैंने आपको बताई वही बातें यहाँ पर मेंशन की गई। ठीक है, ये है वेमार रिपब्लिक। ठीक है, इसका सिंबल भी ऐसा ही था। ठीक है, ये थी वेमार रिपब्लिक, और इस वेमार रिपब्लिक से कैसे ये डेमोक्रेसी से नाजिज्म की तरफ बढ़ी, इसका सिंबल ये। ठीक है, हिटलर का सिंबल था, हिटलर अपने सिंबल में इसी को यूज करता था। वेमार रिपब्लिक का सिंबल ये था, वो वेमार रिपब्लिक के लोग इसको यूज करते थे। तो हिटलर के हाथ में हमेशा ये वाला बना रहता था, और हिटलर के जितने फॉलोअर्स थे सब इसी को हाथों में बांधा करते थे। ठीक है, पूरी दुनिया में आज तक ऐसी आर्मी दिखी ही नहीं जो हिटलर ने बनाई थी। ऐसी आर्मी, जिस आर्मी का क्रिएशन हिटलर ने किया, वो उसके इतने वफादार लोग थे कि हिटलर के एक सिर्फ और सिर्फ कथन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्दन को भी उड़ा दिया करते थे सामने खड़े होकर। ऐसे वफादार लोग उस समय हिटलर के समय में उसकी आर्मी में रहा करते थे। ठीक है, तो ये जो नाजिज्म का इसने कॉन्सेप्ट दिया, नाजीवाद, ये नाजीवाद कहीं ना कहीं उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये नाजीवाद उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि उसने इसको क्रिएट किया। नाजीवाद का प्रिंसिपल जो हिटलर के द्वारा यहाँ पर लाया गया, वो किसको डिस्ट्रॉय करके लाया गया? वेमार रिपब्लिक को डिस्ट्रॉय करके। इसका पूरा फिनिशिंग कर दी गई, इसको एंड कर दिया गया। इसके एंड के बाद में हिटलर एक अपना नया कॉन्सेप्ट लाया। हिटलर की आर्मी जितनी भी थी पूरी जर्मनी के अंदर, हिटलर के एक डिसीजन के ऊपर बिना सही और गलत सोचे डिसीजन लेने को तैयार होती थी। हिटलर ने खुद निकल के 50 लाख यहूदियों को नहीं मारा था। हिटलर ने सिर्फ आदेश दिया था, बोला था उसने कि यहूदी जो है वो पिछले वर्ल्ड वॉर जो वन हम हारे, उसके अंदर यहूदियों ने हमें धोखा दिया, ऐसा उसने बोला था। ठीक है, तो इसकी आर्मी जो थी उसने बोला कि बस आप हमें आदेश दीजिए, सारे यहूदियों को समझा देंगे पूरा। तो कम से कम 50 लाख यहूदी मार दिए गए पूरे के पूरे जर्मन के अंदर, और जहां यहूदी दिखते थे उनको मार दिया जाता था। यहूदियों का नरसंहार कहा जाता है उस समय जर्मन के अंदर जब हुआ। ठीक है, तो इसने सबको मरवा दिया उस समय वहां पर, और कुछ छोड़ भी दिए यहूदी। क्योंकि अभी क्या हुआ, 50 लाख यहूदियों के मरने के बाद में एक लगातार पूरी दुनिया से इस बात को लेकर बातें उठने लगी, खास करके यूएसए, खास करके फ्रांस, है ना। ऐसी कंट्रीज बार बार ये आपत्ति उठाने लगी कि अपने यहाँ की जनता को मारना गलत है, और ये जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है, हिटलर ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो जर्मनी में हिटलर ने ये बात कहते हुए इसको रोक दिया। बोले ठीक है, मैं नहीं मारूंगा यहूदियों को। अगर 50 लाख मर गए, अब मैं यहूदी मुट्ठी भर छोड़ देता हूँ, मुट्ठी भर यहूदी छोड़ देता हूँ, इसका डायलॉग था। और ये यहूदी आगे चल के क्या करेंगे दुनिया में, ये इतिहास बताएगा। ठीक है, तो उसने ये कहते हुए यहूदियों को छोड़ दिया था। ठीक, तो ये बेसिकली जो इसका आइडिया था वो यहूदियों के खिलाफ वाला नहीं था। इसने बहुत सारे ब्रिटिशर्स को भी मारा था, इसने बहुत सारे क्रिश्चियंस को भी मारा था, और मारने का कॉन्सेप्ट सीधा यही था जो मैं आपको पहले भी इतिहास में बता चुका हूँ। राजा के अगेंस्ट में जाने का मतलब क्या होता है? हत्या होती है। अब वो हत्या की सजा इसने थोड़ी एक्सट्रीम दे दी। इसने बोला अगर एक यहूदी ने धोखा दिया तो पूरे यहूदी जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम सजा इसने सुना दी थी। तो यहां से कहानी शुरू होती है पूरे के पूरे हिटलर के दौर में। ठीक है,
वेमार रिपब्लिक क्रिएट हुई, वेमार रिपब्लिक का किस तरीके से क्रिएशन है और कहां कहां पे वेमार रिपब्लिक किस तरीके से कार्य करती है, और वेमार रिपब्लिक का लॉस कैसे हो जाता है, खत्म कैसे हो जाती है। उसके बाद नाजी पार्टी आती है, नाजी का उदय होता है, नाजी का उदय हिटलर अपने द्वारा कैसे करता है, तो राइज ऑफ हिटलर के द्वारा हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो हिटलर एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर। तो आगे का जितना भी अभी टॉपिक्स चलेंगे यहाँ पे, ये सारे के सारे सब हिटलर से ही रिलेटेड हम लोग को देखते हैं। ये आर्मीज हैं, एक तो हिटलर की आर्मी देखने को मिल रही है, यहाँ पे इटली के लोग हैं, हिटलर के साथ में जाके ज्वाइन करते हैं, और एक तरफ जापान के लोग हैं। तो इटली, जापान और जर्मनी ये लोग अपना कोएलिशन बनाते हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में कार्य करता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो एक कोएलिशन कैसे बना और हिटलर ने किस तरीके से इसको यूज किया। ठीक है, यहीं से शुरू हो जाता है। हिटलर ओपन्स वॉर ऑन पोलैंड, हिटलर पोलैंड को कब्जे करने के लिए अपने वॉर को अनाउंस करता है। यहाँ पे ब्रिटेन डिक्लेयर कर देता है हिटलर के ऊपर वॉर, यही क्रिएट कर देता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन इससे पहले हम लोग पुरानी थोड़ी सीरीज को समझ लेंगे। ठीक है, अभी का क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।